जैसे ही तीनों ने फोर्थ लेयर में कदम रखा, एक साथ जम गए। ना कोई मैकेनिकल प्रॉम्प्ट, ना ही ट्रायल रूल्स का एक्सप्लेनेशन, सिर्फ एक घुटन भरी खामोशी। ये क्या है? वेरोनिका अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि जमीन जोरदार तरीके से कांप उठी। बूम! उनकी आंखों के सामने जमीन फाड़ते हुए एक विशाल विलो ट्री उभर आया, इतना बड़ा जैसे आसमान को संभाल रहा हो। उसका ट्रंक एक आसमानी पिलर की तरह सीधा बादलों तक जा रहा था। सिर्फ कुछ ही शाखाएं हरी थीं, बाकी सब झुलसी हुई। ये गूसिंग की आंखें सिकुड़ गईं। उसने तुरंत उसका इन्फो चेक किया। वर्ल्ड ट्री, लेवल क्या, टैलेंट क्या, एट्रीब्यूट्स क्या, करंट स्टेटस डाइंग, इंट्रोडक्शन ऑल्टरनेट स्पेस के पहले डिसेंट के साथ जन्म लेने वाली सर्वोत्तम हस्ती, जिसने अनेक सिविलाइजेशंस का जन्म और विनाश देखा है। ये पढ़ते ही गूसिंग को समझ आ गया, असेंशन रियल्म का सबसे इम्पॉर्टेंट राज ये वर्ल्ड ट्री ही है। वर्ल्ड ट्री शुरू से मौजूद था जब ऑल्टरनेट स्पेस पहली बार उतरा था। इससे ज़रूर पता होगा कि ह्यूमन रेस मोनार्क लेवल क्यों नहीं क्रॉस कर पाई। इसी वक्त वेरोनिका और सिसिलिया ने लगभग एक साथ अपने सीने से एक चमकता हुआ क्रिस्टल निकाला। मेमोरी क्रिस्टल स्टोन, क्वालिटी लेजेंडरी, फंक्शन रिकॉर्ड इमेजेस। गूसिंग एक पल के लिए फ्रीज हो गया। रुको, उसके पास कुछ भी नहीं? काउंसिल और होली सी पूरी तैयारी के साथ आए थे, और वो उसे याद भी नहीं रहा कि जब लेजान ने उसे देखा था तो वो सिर्फ किन चूशुए को किंग लेवल तक कुश करने के बारे में सोच रहा था। मेमोरी क्रिस्टल स्टोन देना भूल ही गया। गूसिंग के होंठ ट्विच हो गए। चलो, कोई बात नहीं। उसने 20 टेमिंग स्पेस से अपना फ़ोन निकाल लिया। ये भी काम चला लेगा। लियूली साइड में फुटेज रिकॉर्ड कर रही थी। गूसिंग, वेरोनिका और सिसिलिया ने एक दूसरे को देखा और आगे बढ़े। रसल, वर्ल्ड ट्री की कुछ ही बची हुई हरी शाखाएं हल्के से हिली और उन तीनों के इर्द गिर्द घूमने लगी, जैसे उन्हें टटोल रही हों। फिर एक एथीरियल आवाज़ गूंज उठी। मैं आखिरकार तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। ऑल्टरनेट स्पेस की फेवर्ड रेस। FAVOURED? फेवर्ड? तीनों के चेहरों पर कंफ्यूजन आ गया। ह्यूमन रेस मोनार्क लेवल भी नहीं तोड़ पाई, तो फिर ये फेवर कहाँ से आया? जैसे उनके डाउट महसूस कर लिए हों, वर्ल्ड ट्री की शाखाएं थोड़ी सी कांपी। अगले ही पल हवा में 3 सुनहरी रोशनी के पैटर्न्स उभर आए। ये डिवाइन पैटर्न्स कहलाते हैं, हायर डायमेंशन के दरवाजे की चाबी। सिर्फ वही रेसेस जो डिवाइन पैटर्न्स पाती हैं, मोनार्क लेवल के परे जा सकती हैं। गूसिंग की नज़र उन गोल्डन पैटर्न्स पर टिक गई। उसे अचानक याद आया, 20 टेमिंग स्पेस के अंदर जो उसके मैजिक पैटर्न्स हैं, वो अलग हैं क्या? फर्क सिर्फ इतना था, एक चमकदार सुनहरा और दूसरा गहरा काला। तुम्हें फेवर्ड रेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऑल्टरनेट स्पेस की बाकी टॉप रेसेस के पास सिर्फ एक डिवाइन पैटर्न होता है, लेकिन ह्यूमन रेस के पास 3। 3? गूसिंग का दिमाग हिल गया। दूसरी रेसेस से 3 गुना ज्यादा? ये तो वाकई फेवर्ड लगता है। पर फिर एक और सवाल उभरा, अगर ऐसा है तो आज तक एक भी डिवाइन पैटर्न क्यों नहीं मिला? वर्ल्ड ट्री ने जैसे उसका मन पढ़ लिया। डिवाइन पैटर्न पाने का सिर्फ एक तरीका है, मिथ लेवल सीक्रेट रियल्म क्लियर करना। तुम लोग असेंशन रियल्म क्लियर कर चुके हो। 7 दिन बाद पहला डिवाइन सीक्रेट रियल्म खुलेगा। पर याद रखना, सिर्फ बिना डिवाइन पैटर्न वाली एलियन रेसेस ही नहीं, बल्कि वो ताकतवर रेसेस जो पहले से डिवाइन पैटर्न्स रखती हैं, वो भी ललचाएंगी। ये ह्यूमन रेस का इकलौता मौका है पहला डिवाइन पैटर्न हासिल करने का। इस रियल्म की लेवल लिमिट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टियर है। चैलेंज मुश्किल है, पर मुझे विश्वास है तुम कर सकते हो। ये बोलते वक्त गूसिंग को महसूस हुआ जैसे वर्ल्ड ट्री सिर्फ उसी से बात कर रहा हो। सब कुछ बताने के बाद झुलसी हुई शाखाएं मिलकर एक टेलीपोर्टेशन एरे बन गई। अंत में मुझे उम्मीद है तुम सब मिलकर डेमन रेस को हराओगे। एक हल्की सी रोशनी चमकी और तीनों इनिशियल प्लाजा में वापस आ गए। हल्की सी हवा चली। गूसिंग ने देखा उसके हाथ में एक हरा विलो लीफ था।
बिना किसी को बताए उसने तुरंत उसे 20 टेमिंग स्पेस में स्टोर कर लिया। बूम! अगला ही पल 3 मोलाक लेवल प्रेशर्स एक साथ प्लाजा पर उतरे। लेजान हवा में खड़ा था, उसकी नज़र काउंसिल और होली सी के 2 लोगों पर थी। काउंसिल का 9th सीट आयन वॉल टकर और ब्लड कलर्ड चर्च का 12th नाइट क्रिम्सन ड्यूक वॉल्टर। ये दोनों आसान नहीं थे। तीनों ने एक दूसरे को देखा और बिना बोले समझ गए, अभी ह्यूमन रेस के अंदर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। अपनी अपनी टीम ले जाओ, कोई ऑब्जेक्शन? लेजान ने कहा। टकर ने बाजू बांधकर सिर हिला दिया। वॉल्टर ने शानदार नाइट सैल्यूट के साथ हाँ कही। तीनों ने डेमन रेस को मारकर मोनाक लेवल हासिल किया था। अगर लड़ाई होती, किसी का फायदा नहीं होता। प्लाजा के एक कोने में वेरोनिका ने गूसिंग को देखा और समझ गई कि अलविदा कहने का वक्त आ गया है। उसने हाथ हिलाया। मॉन्स्टर, 7 डेज बाद मिलते हैं। वेरलो फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर का उसे मॉन्स्टर कहना सालों में सिर्फ वही इस लायक था, पर ये सुनते ही गूसिंग के माथे पर ब्लैक लाइंस आ गईं। मॉन्स्टर, कितना बेकार नाम है। दूसरी तरफ सिसिलिया गूसिंग को थोड़ी डर भरी नज़र से देख रही थी। आखिरकार ब्लड प्रिंस भी उसके सामने कुछ करने की हिम्मत नहीं कर पाया था। चलो, लेजान ने गूसिंग के कंधे पर जोर से थपकी मारी। बूम! मोनाक लेवल रोशनी के धारों में बदल गए और सिटी ऑफ केओस के लॉन्गशिया बेस की तरफ उड़ गए। लेजान का दिल एक्साइटमेंट से भरा था। असेंशन रियल्म क्लियर होना तो पक्का था, पर अंदर क्या हुआ वो सिर्फ उन्हीं को पता था। सिटी ऑफ केओस, पहले क्विंग श्वांग द्वारा बर्बाद किया गया कोर्टयार्ड अब पूरी तरह रिपेयर हो चुका था। क्विंग श्वांग खिड़की के पास खड़ी थी, उसके नीले बाल हवा में लहरा रहे थे। जैसे ही उसने मोनाक लेवल एरा महसूस की, उसकी नीली आंखें हल्की सी सिकुड़ गईं। सीक्रेट रियल्म खत्म हो चुका था। वो ह्यूमन जिसने फे युए के जज्बात से खेला, अब सामने आने वाला था। उसने दीवार की तरफ मुंह करके खड़ी अपनी बहन को देखा और शांत आवाज में कहा, तुम्हारा बॉयफ्रेंड लगता है बाहर आ गया है, मिलना चाहोगी? टोन शांत था, पर फे युए जानती थी ये सिर्फ दिखावा है। उसने तुरंत जोर से सिर हिला दिया, नहीं। अच्छा, ये सुनते ही फे युए ने चैन की सांस ली, पर अगले ही पल उसका दिल फिर से घबरा गया। मुझे नहीं पता वो कौन सा ह्यूमन है, पर हम उसे जल्दी ही देख लेंगे, क्विंग श्वांग ने धीरे से कहा। अगर तुमने उसे वॉर्न करने की कोशिश की? उसके चेहरे पर काला घोस्ट पैटर्न चमक उठा। फे युए का शरीर सिकुड़ गया, सिर रैटल की तरह हिला। वो गूसिंग को बताना चाहती थी, शायद उससे मुसीबत में डाल दिया हो, पर अपनी बहन की हालत देखकर उसने तुरंत वो ख्याल छोड़ दिया। अगर वो भागने की कोशिश करती, उसे पूरा यकीन था कि उसकी बहन पहले उसकी टांगे तोड़ देगी। चैप्टर 102 गार्डियन बीस्ट लिमिट्स, सिटी ऑफ केओस, लॉन्गशिया कंट्री बेस। 1 मिनट भी नहीं लगा। लेजान गूसिंग को सीक्रेट रेल्म के एंट्रेंस से सीधा सिटी ऑफ केओस ले आया। जमीन पर पैर रखते ही लेजान ने गूसिंग को पकड़कर सीक्रेट मीटिंग रूम की तरफ खींच लिया। दरवाज़ा खुलते ही गूसिंग की आंखें हल्की सी सिकुड़ गईं। चिन चुसेश्वे और लेजान के अलावा वहां एक और जाना पहचाना चेहरा मौजूद था। प्रिंसिपल लॉन्ग, आप भी यहाँ हो? काफ़ी टाइम बाद मिले। लॉन्ग चेनगुअक की आंखों में सुकून और तसल्ली झलक रही थी। गूसिंग की स्पेशल रिक्रूटमेंट से लेकर सिर्फ 1.5 महीने में असेंशन रियल्म क्लियर करना और उसका लेवल एक्स्ट्राऑर्डिनरी टियर 1 से सीधा एक्स्ट्राऑर्डिनरी टियर 9 तक पहुंच जाना, बस एक कदम और वो कमांडर लेवल छू लेगा। ये सब देखकर लॉन्ग चेनगुअक को और भी यकीन हो गया। गूसिंग को जल्दी नॉर्दर्न टेरिटरी भेजना बिल्कुल सही फैसला था। थोड़ी कैजुअल बातें करने के बाद गूसिंग ने सीक्रेट रियल्म की रिकॉर्डेड वीडियो निकाली। जैसे ही लॉन्ग चेनगुअक ने उस स्टिकर चिप के स्मार्टफोन को देखा, उसका माथा ब्लैक लाइन से भर गया। ये हरामी लेजान मेमोरी क्रिस्टल स्टोन भी तैयार नहीं की। लॉन्ग चेनगुअक की नाराज नज़र महसूस करते ही लेजान का पूरा शरीर तन गया। ये याद रखना ज़रूरी था कि 4 मेजर मिलिट्री रीजन्स के सारे लीडर्स कभी लॉन्ग चेनगुअक के स्टूडेंट्स रह चुके थे। मार से बचने के लिए लेजान ने तुरंत वीडियो प्रोजेक्ट कर दिया। जैसे ही डिवाइस एक्टिवेट हुआ, मीटिंग रूम के बीच में होलोग्राफिक स्क्रीन चमक उठी।
अगले ही पल आसमान और धरती को जोड़ने वाला एक विशाल विलो ट्री पूरे व्यू को भर गया। गूसिंग ने साइड से समझाना शुरू किया। इस ट्री को वर्ल्ड ट्री कहते हैं। समय बीतता गया। जब वीडियो खत्म हुई, मीटिंग रूम में कब्रिस्तान जैसी खामोशी छा गई। तीनों मोनार्क लेवल एक्सपर्ट्स के चेहरे जम गए। तो बात ये नहीं थी कि उनकी टैलेंट कम थी, न ही ये कि उनमें पोटेंशियल की कमी थी। ह्यूमन रेस मोनार्क लेवल क्रॉस ही नहीं कर सकती क्योंकि लिमिट पहले से सेट थी। डिवाइन पैटर्न के बिना मोनार्क से ऊपर जाना नामुमकिन है। इस बात का एहसास होते ही लॉन्ग जेनगुअक का चेहरा गंभीर हो गया। डिवाइन पैटर्न्स की अहमियत बिना बोले ही समझ आ रही थी, लेकिन वर्ल्ड ट्री के मुताबिक कोई भी रेस ह्यूमन रेस से डिवाइन पैटर्न छीन सकती है। ये एक बहुत खतरनाक सिचुएशन थी। सिर्फ सिटी ऑफ केओस में ही 100 से ज़्यादा एलियन रेसेस मौजूद हैं, छोटी भी बड़ी भी। और सिटी ऑफ केओस के बाहर कुछ टॉप रेसेस ऐसी भी हैं जो ह्यूमन रेस के साथ कोऑपरेट ही नहीं करती। अगर सब मिल गए तो डिवाइन सीक्रेट रियल्म के अंदर ह्यूमन रेस चारों तरफ से घिर जाएगी। लेकिन जैसे ही लॉन्ग जेनगुअक की नज़र गूसिंग पर पड़ी, उसके भौहें थोड़ी सी ढीली पड़ गईं। आखिरकार पहला डिवाइन सीक्रेट रियल्म सिर्फ एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल तक लिमिटेड है, और जब गूसिंग जैसा कोई मौजूद हो तो लॉन्गशिया कंट्री के लिए पहला डिवाइन पैटर्न पाने का चांस अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। गूसिंग। अचानक लॉन्ग जेनगुअक खड़ा हो गया और दोनों हाथ जोर से मीटिंग टेबल पर रख दिए। इस डिवाइन सीक्रेट रियल्म में तुम लॉन्गशिया की उम्मीद हो। जो भी चाहिए हो बिना झिझक बताओ। लॉन्ग जेनगुअक की सच्ची सिंसियरिटी देखकर गूसिंग ने हल्की सी नोट की। इस बार वो डिवाइन सीक्रेट रियल्म ज़रूर एंटर करेगा। इसीलिए चाहे वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल के पीक पर हो, वो अभी ब्रेक थ्रू करने की जल्दी में नहीं है। अब बात रही रिक्वायरमेंट्स की, तो गूसिंग ने थोड़ा झिझकते हुए लॉन्ग जेनगुअक को बताया कि लिऊ ली और वेरा के टैलेंट अपग्रेड के लिए किन मटेरियल्स की ज़रूरत है। लाइट डिवाइन क्रिस्टल, अर्थ मैरो। जैसे जैसे एक एक नाम आता गया, लॉन्ग जेनगुअक की भौहें और ज़्यादा सिकुड़ती चली गईं। आखिरी मटेरियल का नाम सुनते ही ओल्ड प्रिंसिपल ने बेबसी से सिर हिला दिया। ये मटेरियल्स न मैंने कभी देखे हैं न कभी नाम सुना है, पर गूसिंग मेंटली तैयार था। आखिरी बार जब वो नेशनल ट्रेजर वॉल्ट गया था, वहाँ जो कुछ भी देखा था शायद वही लॉन्गशिया कंट्री के सारे मिथिकल मटेरियल्स थे। और फिर भी ये डिवाइन रियल्म ह्यूमन रेस को नए रास्ते पर ले जाने वाला था। फायर। वो सिर्फ ट्राई कर रहा था। उसे पहले से ही पता था कि शायद मिलेगा नहीं, इसलिए डिसअपॉइंटमेंट भी नहीं हुआ। उसके बाद उसने एक और सवाल पूछ लिया। प्रिंसिपल लॉन्ग, ह्यूमन रेस का लिमिट एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल पर है, लेकिन गार्डियन बीस्ट्स का भी कोई लिमिट होता है? उससे पहले ही नोटिस हो चुका था। वेरोनिका के कॉन्ट्रैक्ट किए हुए बेयर गार्डियन बीस्ट के सारे एट्रीब्यूट्स 3000 पॉइंट्स पर थे। सिर्फ 3000 ही क्यों? ये सवाल आते ही लॉन्ग जेनगुआ की नज़र सीधी किनचुक से पर चली गई। किनचुक से खुद एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल की लिमिट तक पहुंच चुकी थी, इसलिए इस बारे में उसे ज़्यादा समझ होनी चाहिए। वो थोड़ी देर सोचती रही, फिर बोली, मुझे सिर्फ किंग ली का केस पता है। उसका टैलेंट डेमीगॉड लेवल का है। कई साल पहले जब किंग ली के एट्रीब्यूट्स एक सर्टेन वैल्यू तक पहुंच गए, उसके बाद वो आगे इम्प्रूव ही नहीं हुए। किंग ली के एट्रीब्यूट्स शायद काउंसिल वाली मिस के वाइट एम्परर के बराबर ही होंगे। किंचुक से गार्डियन बीस्ट्स के एग्जैक्ट एट्रीब्यूट्स नहीं देख सकती थी, इसलिए वो सिर्फ कंपैरिजन के जरिए ही बोल सकती थी। लेकिन ये सुनते ही गूसिंग को तुरंत समझ आ गया। वाइट एम्परर के बराबर मतलब किंचुक से का गार्डियन बीस्ट भी 3000 एट्रीब्यूट पॉइंट्स तक पहुंच चुका था। मतलब मिथ लेवल से नीचे के गार्डियन बीस्ट्स के लिए 3000 पॉइंट्स ही लिमिट है। पर ये लिमिट उसके गार्डियन बीस्ट्स के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं बैठती। लिऊ ली के एट्रीब्यूट्स पहले ही 3000 क्रॉस कर चुके थे, और वेरा का स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट तो 3400 से भी ऊपर जा चुका था। ये क्लियरली दिखा रहा था मिथ लेवल गार्डियन बीस्ट्स का लिमिट 3000 से काफ़ी ज़्यादा होता है। पर अब एक और प्रॉब्लम थी। दोनों गार्डियन बीस्ट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी टियर 9th पर पहुंच चुके थे। अब उनके एट्रीब्यूट्स को आगे कैसे एनहांस करें?
पता नहीं क्यों गूसिंग के दिमाग में अचानक पहले मिले डेमन गॉड्स का ख्याल आ गया। चाहे वो वुल्फ डेमन गॉड वॉकर हो या फॉलन डेमन गॉड, उन सब के शरीर में डेमन पैटर्न्स मौजूद थे। तो क्या गूसिंग की आंखें चमक उठीं। क्या मिथ लेवल गार्डियन बीस्ट्स को भी डिवाइन पैटर्न्स के साथ मर्ज होना पड़ता है, तब जाकर वो अपनी रियल लिमिट तक पहुंचते हैं? ये सोचते ही सब कुछ सेंस बनने लगा। डेमन रेस के जो भी डेमन गॉड लेवल के थे, उन सब के पास डेमन पैटर्न्स थे। तो फिर मिथ लेवल गार्डियन बीस्ट्स के पास क्यों नहीं होंगे? अब लियू ली और वेरा के करंट एट्रीब्यूट्स को देखा जाए तो वो सिर्फ थोड़े से ही डेमीगॉड लेवल के गार्डियन बीस्ट्स से ज्यादा थे। ये बिल्कुल अनरीजनेबल था। इस रियलाइजेशन के बाद गूसिंग का मन शांत हो गया। 7 दिन बाद डिवाइन सीक्रेट ड्रीम खुलने वाला था। उसका अंदाज़ा सही है या नहीं, डिवाइन पैटर्न मिलते ही सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले उसे अपना तीसरा गार्डियन बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। उसका लेवल जल्द ही कमांडर लेवल ब्रेक करने वाला था और तब उसे चौथे गार्डियन बीस्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने का मौका मिलेगा। पर अभी उसके पास तीसरा गार्डियन बीस्ट ही नहीं था। ये सोचकर गूसिंग ने सारी जानकारी लॉन्ग ज़ेनगुआ और बाकी लोगों को बता दी। फिर बिना देर किए वो सिटी ऑफ केओस के सेंटर में मौजूद अरीना की तरफ दौड़ गया। छोड़ यार, चाहे वो घोस्ट रेस वाली लड़की मिले या ना मिले, पहले एक गार्डियन बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट करना ही होगा। आखिर डिवाइन सीक्रेट ड्रीम के अंदर कैसे एनिमीज मिलेंगे, कोई गारंटी नहीं। थोड़ी ज्यादा सावधानी कभी गलत नहीं होती। उसे अपनी कॉम्बैट पावर पूरी तरह मैक्सिमाइज करनी होगी, चाहे तीसरा गार्डियन बीस्ट थोड़ा कमजोर ही क्यों ना हो। कुछ होना कुछ ना होने से बेहतर है। फिर मीटिंग रूम के अंदर गूसिंग के जाते ही कमरे में फिर से खामोशी छा गई। काफी देर बाद लॉन्ग ज़ेनगुआ धीरे से खड़ा हुआ। इस बार का डिवाइन सीक्रेट ड्रीम सिर्फ लॉन्गशिया कंट्री का इशू नहीं है, ये पूरी ह्यूमन रेस के सामने खड़ी समस्या है। काउंसिल का फर्स्ट सीट ब्लड एम्प्रेस, अब वक्त आ गया है इन पुराने दोस्तों को इकट्ठा करने का। फिर उसकी नज़र किनचूक से पर गई। चूक से सिटी ऑफ केओस के एलियन रेसेस पर नज़र रखो। अगर कोई रेस हद पार करे तो पहले उनका एग्जाम्पल बनाओ। आखिर में उसने अपनी नज़र लय ज़ैंग पर डाली। और तुम लॉन्गशिया कंट्री के 4 मेजर मिलिट्री रीजन्स को इन्फॉर्म करो। इस क्रिटिकल मोमेंट पर मार्शल लॉ लागू करो। डेमन रेस के खिलाफ पूरी तैयारी रखो ताकि वो इस मौके का फ़ायदा उठाकर अटैक ना करें। लॉन्ग ज़ेनगुआ के ऑर्डर्स सुनते ही लय ज़ैंग और किनचूक से ने तुरंत जवाब दिया, अंडरस्टूड। चैप्टर 103 नो कॉन्ट्रैक्ट अलाउड। लॉन्गशिया बेस अरीना से ज़्यादा दूर नहीं था। ज़्यादा टाइम नहीं लगा और गो सिंह पहुंच चुका था सिटी ऑफ केओस के सबसे ज़्यादा शोर शराबे वाले एरिया में, केओस अरीना। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, कान फाड़ चीयर्स। शोर ऐसे उठ रहा था जैसे समुद्र की लहरों का तूफान। ऊंची अरीना पर 2 एलियन गार्डियन बीस्ट्स जान लगाकर लड़ रहे थी। गूसिंग साइड में खड़े एक रैंडम स्पेक्टेटर को पकड़ लिया। भाई, एक बात पूछनी थी। अगर किसी को पावरफुल गार्डियन बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट करना हो तो कोई फास्ट तरीका होता है? वो बंदा बिना मुड़े ही बेचैनी से हाथ हिला दिया। अगर दम है ना, स्टेज पर चढ़ और फाइट कर। एलियंस को हरा दे, फिर देख खुद ही कॉन्ट्रैक्ट के लिए लाइन लगा देंगे। ये बोलकर वो फिर से अरीना की तरफ चिल्लाने लगा। ओ, समझ गया। गूस सिंह को यहाँ के रूल्स क्लियर हो गए। स्ट्रेंथ दिखाओ, गार्डियन बीस्ट्स खुद आएंगे। ऐसे में फाइट करना ही पड़ेगा। वैसे भी स्टेज पर चल रही फाइट अभी अभी खत्म हो चुकी थी। गू सिंह ने हल्का सा जंप लिया और ब्लड स्टेन्ड अरीना पर परफेक्ट लैंडिंग की। उसने हाथ उठाया, 2 समनिंग एरेस चमके। अगला ही पल वीरा और ल्यूली एक साथ स्टेज पर अपीयर हो गई। नीचे ऑडियंस में तुरंत चर्चा शुरू हो गई। ये ह्यूमन क्या करना चाहता है? पूरे अरीना को चैलेंज करेगा क्या? लगता है ये अपना तीसरा गार्डियन बीस्ट चूज करना चाहता है। गू सिंह हाथ पीछे बांधकर स्टेज पर खड़ा रहा। 1 मिनट, 2 मिनट, पर कोई एलियन ऊपर नहीं आया। क्वेश्चन मार्क? गू सिंह को थोड़ा कंफ्यूजन हुआ। उसने साइड में खड़ी वीरा की तरफ देखा। वीरा तुरंत समझ गई।
अच्छा, अगर ये खुद नहीं आ रहे तो इन्हें प्रोवोक करना पड़ेगा। वो एक कदम आगे बढ़ी और जोर से बोली, सिटी ऑफ केओस के नागरिकों, क्या तुम लोगों में अब स्टेज पर चढ़ने की भी हिम्मत नहीं बची? उसकी साफ और तेज आवाज पूरे अरीना जोन में गूंज उठी, पर फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं। अभी अभी गोस्ट रेस से बुरी तरह पिटने के बाद कोई भी एलियन दोबारा बेइज्जती करवाने के मूड में नहीं था। ऊपर से ये गार्डियन बीस्ट एल्फ रेस की लग रही थी, एक टॉप टियर रेस, बिल्कुल गोस्ट रेस के लेवल की। अगर स्ट्रेंथ कम हुई तो स्टेज पर जाना सिर्फ अपनी इंसल्ट करवाना होता। लेकिन तभी भीड़ अचानक समुद्र की लहरों की तरह हटने लगी। मैं आता हूं। एक भारी भरकम शैडो हवा में उछली। धम! जमीन हल्की सी कांप गई। एक हाफ ड्रैगन अरीना के बीच खड़ा था। हाफ ड्रैगन, काइके। वो गूसिंग के सामने सीना तानकर खड़ा हो गया। काइके का यहाँ आने का एक ही पर्पस था, एक पावरफुल ह्यूमन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना। और अब जब उसे फाइनली एक ढंग का ह्यूमन मिला, वो मौका बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहता था। गूसिंग ने तुरंत उसका इन्फो स्कैन किया। हाफ ड्रैगन, काइके, लेवल एक्स्ट्रॉर्डनरी टियर 9th, टैलेंट लेजेंडरी 9 स्टार्स और सब एट्रीब्यूट्स सॉलिड। इस ड्रैगन मैन को कॉन्ट्रैक्ट करना बुरा ऑप्शन नहीं लगता। उधर जैसे ही काइके स्टेज पर आया, उसने तुरंत महसूस कर लिया, ये एल्फ सिंपल नहीं है। उसके आसपास पावरफुल स्पिरिचुअल वेव्स बह रही हैं। स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट। इस एल्फ के सामने खड़े होते ही उसे वही प्रेशर महसूस हुआ जो गोस्ट रेस के सामने होता था। बहुत ज्यादा प्रेशर। काइके की ड्रैगन टेल बेचैनी से जमीन पर थपथपाई। ये एल्फ कहीं मिथ लेवल तो नहीं है? प्लीज भगवान, इतनी खराब किस्मत तो मत ही दो। इसी वक्त वीरा ने अचानक एक चीख मारी। फिर वो एक कदम पीछे हट गई और ल्यूली को आगे धकेल दिया। फाइट करना उसके लिए सूटेबल नहीं था। ऊपर से उसकी करंट सिचुएशन 1-on-1 कॉम्बैट के लिए बिल्कुल ठीक नहीं थी। अभी के लिए मास्टर के पास चिपक के रहना ही बेस्ट चॉइस थी। मास्टर, उसने गू सिंह की स्लीव पकड़ ली, आंखों में पानी भरते हुए बोली, ये स्केल वाला बंदा बहुत स्कैरी लग रहा है। बिल्कुल एक डरी हुई छोटी बनी की तरह वो गू सिंह के आर्म्स में घुसने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसका ड्रामा पूरा होने से पहले ही स्नैप! ल्यूली का छोटा हाथ बिल्कुल प्रिसाइज तरीके से वीरा के गर्दन के पीछे जा लगा। बी ओबीडियंट। ल्यूली की गोल्डन प्यूपल्स ठंडेपन से चमकी। वीरा तुरंत सीधी हो गई, सर हिलाकर मैं बहुत अच्छी बच्ची हूँ वाला एक्सप्रेशन बना लिया। पर जैसे ही ल्यूली ने पीठ घुमाई, वीरा ने तुरंत गू सिंह की मकर को पीछे से पकड़ लिया। अपना गाल गू सिंह की पीठ पर रखकर बोली, मास्टर, सिस्टर ल्यूली अभी मुझे डांट रही थी, मैं बहुत डर गई हूँ। डेविल, बनी, फायर। वेरा को ऐसे चिपकता देखकर गूशिंग के होंठ हल्के से ट्विच हो गए। पर क्या करे, ये उसकी गार्डियन बीस्ट ही तो है। थोड़ा हेल्पलेस होते हुए गूशिंग ने वेरा के सर पर हाथ फेर दिया। उधर ये सीन देखकर काइकी की ड्रैगन आंखों में थोड़ी सी नाराजगी चमक उठी। ह्यूमन, इस एंजल को भेजकर क्या तुम मुझे हल्का समझ रहे हो? अभी जो एल्फ थी उसकी ऑरा तो काफी ज्यादा स्ट्रांग लग रही थी। गूशिंग जवाब देने ही वाला था, पर उससे पहले ही ल्यूली की नजर अचानक ठंडी हो गई। उस एल्फ से कम। वो पहले ही उस ग्रीन टी स्पिरिट की वजह से मूड में नहीं थी, और अब ये हाफ ड्रैगन आग में घी डालने आ गया। ल्यूली ने हल्की सी ठंडी हंसी छोड़ी। अगला ही पल सुनहरी आग फूट पड़ी। ब्लेजिंग एंजल फॉर्म रिलीज। एक ही पल में ल्यूली की पीठ से 8 पंख फैल गए। एक भयंकर ऑरा पूरे अरीना पर छा गया। काइके के ड्रैगन स्केल्स तुरंत खड़े हो गए। उसकी रीढ़ की हड्डी से ठंडक सीधी दिमाग तक चली गई। ये फीलिंग ये पहले भी महसूस हो चुकी है। उसकी ड्रैगन आंखें जोर से सिकुड़ गईं। दिल धड़कने लगा। क्या मैं फिर से वही हार दोहराने वाला हूं? नहीं। ड्रैगन रेस का खून उसकी रगों में दौड़ रहा था। वो कभी दोबारा फेल नहीं होने देगा खुद को। रॉर! काइके ने आसमान की तरफ जोर से गरज लगाई। उसके अंदर का ड्रैगन ब्लड उबल उठा। गहरी लाल स्केर्स मेटल जैसी चमकने लगी। उसकी मसल स्टील की तरह फूल गईं। ड्रैगन मैन ब्लड लाइन एक्टिवेटेड। पावर 2700 से 3510। कॉन्स्टिट्यूशन 2600 से 3380।
स्पिरिट 2100 से 2730, स्पीड 2500 से 3250। लेकिन ल्यूली, जो ब्लेजिंग एंजल फॉर्म में थी, उसके हर एट्रीब्यूट 6000 से ऊपर थे। इसके सामने काइके की पावर बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट थी। पर काइके को अभी ये बात पता नहीं थी। ड्रैगन रेस की शान को दाग नहीं लगने दूंगा, चाहे सामने कितना भी स्ट्रॉन्ग दुश्मन हो, हम सिर्फ खड़े रहकर। पर वो अपना स्लोगन पूरा भी नहीं कर पाया। बूम! आंख झपकते ही ल्यूली, जो नंगी आंखों से दिखाई ही नहीं दी, उसने सीधा काइके का सर उठाकर अरीना के पत्थर में ठोक दिया। क्रैक! हार्ड ब्लू स्टोन फ्लोर तुरंत टूट गया। जाली की तरह बड़ी बड़ी दरारें फैल गईं। हिस्स! पूरा अरीना एक साथ सांस खींचकर रह गया। कई लोग तो अपने अपने सर को सबकॉन्शियसली छू कर देखने लगे। ये एंजल बहुत ही ज्यादा रूथलेस है। पर यार, इसकी पावर सच में डरावनी है। काइके के पास 1% चांस भी नहीं था। अगला सीन देखकर लोगों की आंखें और भी ट्विच करने लगीं। ल्यूली जैसे अपना गुस्सा निकाल रही हो, काइके को सैंडबैग की तरह इधर-उधर फेंक रही थी। अच्छी बात ये थी कि ड्रैगन मैन की स्किन काफी थिक होती है। ऊपर से ल्यूली जानबूझकर फुल पावर यूज नहीं कर रही थी। इसलिए सीन भले ही ब्रूटल हो, पर इंजरी सिर्फ सरफेस लेवल थी। रुको, रुको, मैं मानता हूँ, मैं हार मानता हूँ। आखिर में काफी बुरी तरह पिट चुका काइके एक मौका पकड़कर कांपते हुए हाथ उठा पाया। ल्यूली रुक गई, बड़े ही ग्रेसफुली पलटकर गूशिंग के पास आ गई। लेकिन जैसे ही उसकी नजर पड़ी, वेरा अभी भी गूशिंग से चिपकी हुई थी। कोल्ड ग्लेयर! ईक! वेरा पूरी की पूरी फ्रीज हो गई। उसने तुरंत गूशिंग को छोड़ दिया, 3 मीटर पीछे स्लाइड किया और ल्यूली की तरफ चमचागिरी भरी मुस्कान दिखा दी। ग्रीन टी स्पिरिट अपनी हद पता है। ल्यूली ने हल्की सी स्नॉट की और अपनी नज़र वापस ले ली। उधर काइके का दिमाग अब थोड़ा सा क्लियर हो चुका था। अगर ड्रैगन मैन रेस को इंसानों के हाथ हारना ही हो, तो कम से कम ऐसे इंसान के हाथ हो। वो आगे बढ़ा और जोर से घुटने पर झुक गया। आए, ड्रैगन मैन काइके, तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तैयार हूं। जैसे ही आवाज गूंजी, बूम! पूरा अरीना फट पड़ा। क्या काइके ने खुद लॉयल्टी प्लेज कर दी? डैम यार, इतनी जेलेसी हो रही है। वो ह्यूमन पहले ही इतनी ओपी एंजल रखता है, अब ड्रैगन मैन काइके भी। हाँ, काइके पहले किंग श्वांग से हार चुका था, पर किंग श्वांग के अलावा वो सिटी ऑफ केओस का सबसे ताकतवर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल गार्डियन बीस्ट माना जाता था। और अब वो एक ह्यूमन के सामने घुटने टेक रहा था। गूशिंग ने ये सब देखकर थोड़ा सोचा। ऑनेस्टली वो मान ही जाता। आखिर पिछली बार वाली घोस्ट लड़की का अभी तक कोई अता पता नहीं था, और वैसे भी उसे जल्द ही 4th कॉन्ट्रैक्ट स्लॉट मिलने वाला था। तो पहले एक लेजेंडरी 9 स्टार गार्डियन बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट कर लेना बिल्कुल रीजनेबल चॉइस थी। पर जैसे ही वो बोलने वाला था, नो वे, नो वे, नो वे! 3 आवाजें एक साथ गूंजी। वेरा और ल्यूली दोनों की आंखों में एक ही मैसेज था। ये ड्रैगन मैन चाहे शक्ल हो, कैरेक्टर हो या जेंडर हो, बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और तीसरी आवाज, वो थी फेयुए की, जो अभी अभी भीड़ को चीरकर वहां पहुंची थी। कुछ मिनट पहले का सीन रिवाइंड होता है। मिस कीश्वांग! एक एलियन अटेंडेंट घबराता हुआ कोर्टयार्ड के अंदर भागा। अरीना में एक ह्यूमन बीस्ट मास्टर आया है। उसकी एंजल गार्डियन बीस्ट ने काइके को हरा दिया। एंजल? जैसे ही फेयू ने ये वर्ड सुना, उसे तुरंत समझ आ गया कि वो ह्यूमन कौन है। गूसिंग! सिर्फ वही है जिसके पास एंजल गार्डियन बीस्ट हो सकती है। कीश्वांग ने तुरंत अपनी बहन के चेहरे पर आई अजीब सी रिएक्शन नोटिस कर ली। लगता है ये ह्यूमन ही इसका असली टारगेट है। फेयू, रास्ता दिखाओ। अपना पूरा नाम सुनते ही फेयू का शरीर जैसे जम सा गया। लेकिन कीश्वांग की ठंडी एडमन नज़र के सामने फेयू के पास कोई चॉइस नहीं थी। दिली दिल में गूसिंग से एक बार फिर माफ़ी मांगते हुए उसने सोचा, सॉरी ह्यूमन, सच में मेरा ये इरादा नहीं था, पर मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। खुद को संभालते हुए फेयू ने दांत भींचे और कीश्वांग का हाथ पकड़ लिया। वॉइड पावर तेज घूम उठी। एक ही पल में स्पेस फट गया और एक स्पेशल रिफ्ट खुल गया। अगला ही सेकंड दोनों बहनें केओस अरीना के ऊपर अपीयर हो चुकी थीं।
लेकिन जैसे ही उन्होंने अरीना में कदम रखा, उनकी आंखों के सामने जो सीन था उसने उन्हें हिला दिया। एक ड्रैगन मैन एक घुटने पर बैठकर गूसिंग के सामने लॉयल्टी प्लेज कर रहा था। और सबसे शॉकिंग बात, गूसिंग जैसे मान भी लेने वाला था। क्यों? ये ड्रैगन मैन मेरी चीज छीनना चाहता है। फेयू ने इतना सब कुछ सैक्रिफाइस किया था। अगर ह्यूमन ने उसकी बहन से कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया तो? नो वे! जिंदगी भर की सारी ताकत जोड़कर फेयू जोर से चिल्ला उठी। गूसिंग हैरानी से मुड़ गया। उसके सामने 2 गोस्ट रेस लड़कियां खड़ी थीं, जो अचानक ही अपीयर हुई थीं। ह्यूमन, फेयू। लेवल एक्स्ट्राऑर्डिनरी टियर 9। स्टेटस इन्नेट डिफेक्ट। टैलेंट मिथ 1 स्टार। पावर 100। कॉन्स्टिट्यूशन 100। स्पिरिट 100। स्पीड 100। स्किल्स वॉइड। गोस्ट रेस कीश्वांग। लेवल एक्स्ट्राऑर्डिनरी टियर 9। स्टेटस इन्नेट डिफेक्ट। टैलेंट मिथ 1 स्टार। पावर 4000। मैक्स। कॉन्स्टिट्यूशन 2000। डिफेक्ट सप्रेस्ड। स्पिरिट 2000। स्पीड 2000। डिफेक्ट सप्रेस्ड। स्किल्स गोस्ट रेस 4 टेक्निक्स। गोस्ट किंग्स बॉडी। स्ट्रेंथ डोमेन बेसिक। गोस्ट रेस 4 टेक्निक्स। माउंटेन ओपनिंग। स्ट्रेंथ इंटू 1.5। सी ब्रेक फिजिकल रिस्ट्रिक्शन के कारण अनअवेलेबल। हेवन ब्रेकिंग लेवल इनसफिशिएंट। स्टार शैटरिंग लेवल इनसफिशिएंट। गोस्ट किंग्स बॉडी ऑल एट्रीब्यूट्स इंटू 1.5। स्ट्रेंथ डोमेन अभी यूज नहीं कर सकता। फिजिकल रिस्ट्रिक्शन। ये स्टैट्स देखकर गूसिंग ने बिना सोचे समझे थूक निगल ली। ये तो बैटल के लिए पैदा हुई मशीन है। पावर सीधा मिथ लेवल का लिमिट, ऊपर से गोस्ट किंग्स बॉडी और गोस्ट रेस 4 टेक्निक्स भी। गूसिंग ने दिमाग में तुरंत कैलकुलेशन की। पावर इंटू 1.5 फिर इंटू 1.5, मतलब पावर एट्रीब्यूट ऑलमोस्ट बराबर हो जाता है लियू ली के डूम्सडे एंजल फॉर्म के। और ये सब तब जब कीश्वांग अपनी सेकंड टेक्निक सी ब्रेक यूज भी नहीं कर सकती, सिर्फ इन्ने डिफेक्ट की वजह से। अगर मैं इसका डिफेक्ट रिपेयर कर सकूं? गूसिंग का दिल हिल गया। ये गोस्ट रेस की एट्रीब्यूट्स बेहद ज्यादा एक्स्ट्रावेगेंट थी, इतनी ज्यादा कि छोड़ना मुश्किल हो जाए। बस एक प्रॉब्लम थी, इस गोस्ट रेस लड़की के चेहरे पर जो एक्सप्रेशन था वो बिल्कुल फ्रेंडली नहीं लग रहा था। और कीश्वांग गूसिंग को देखते ही तुरंत समझ गई। उसने फेयू को गलत समझा था। इस ह्यूमन ने फेयू को प्यार में नहीं फंसाया, बल्कि फेयू ने इतनी सारी कहानियां बनाकर, इतने बहाने करके बस इसीलिए ये सब किया था कि मैं इस ह्यूमन से कॉन्ट्रैक्ट करूं। लेकिन चाहे जो भी हो, ये बैटल अब इनएविटेबल है। चाहे फेयू ने झूठ बोला हो, चाहे वो चाहती हो कि ये ह्यूमन उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्ट स्लॉट बचाते रखे, कीश्वांग को ये बैटल जीतनी ही होगी। पर वो एंजल बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इसी पल लियू ली ने भी वही महसूस किया। गोस्ट रेस लड़की से निकलती हुई ठंडी और जानलेवा प्रेशर लियू ली क्लियरली महसूस कर सकती थी। वो आगे बढ़ी, धीरे धीरे, और अपना शरीर गूसिंग के सामने रख दिया। मास्टर, पीछे हट जाओ, ये गोस्ट रेस बिल्कुल भी इजी ओपोनेंट नहीं है। लियू ली की आवाज़ पहली बार इतनी सीरियस थी। सेम टियर के गार्डियन बेस्ट के बीच उसे कभी इतना क्रशिंग प्रेशर महसूस नहीं हुआ था। गूसिंग ने पहले फे युए को देखा, फिर क्षीण श्वांग को। तो बात ये थी, अब उसे समझ आ गया था कि फे युए ने पहले उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं किया था। सब कुछ क्षीण श्वांग की वजह से था। लेकिन इस पल गूसिंग ने लियू ली के छोटे से चेहरे पर वो इंटेंस फोकस देख लिया। वो बिल्कुल समझ गया था कि लियू ली क्या सोच रही है। शायद जैसे ही लियू ली ने फे युए को देखा था, उसे समझ आ गया था कि ये दोनों गोस्ट रेस ट्विन्स आगे चलकर उसके गार्डियन बीस्ट्स बनने वाली हैं। लेकिन गार्डियन बीस्ट के बीच भी रैंकिंग्स होती हैं, और सामने खड़ी एक गोस्ट रेस लड़की लियू ली को चीफ गार्डियन बीस्ट मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। ये सिर्फ फाइट नहीं थी, ये लियू ली की स्टेटस बैटल थी। और क्षीण श्वांग के लिए भी बात बिल्कुल वही थी। क्षीण श्वांग, लियू ली, दोनों ने एक दूसरे को नाम से पुकारा।
अगला ही पल सुनहरी ब्लेजिंग एंजल फ्लेम्स ल्यूली के शरीर को पूरी तरह लपेट लेती हैं। प्रेशर और भी ज्यादा हो गया। बिना एक पल की हिचकिचाहट के वो सीधा अपने सबसे ताकतवर रूप में बदल गई। 10 विंग्ड डूम्सडे एंजल फॉर्म एक्टिवेट। डिवाइन एंजल ल्यूली। टैलेंट मिथ 3 स्टार्स। लेवल एक्स्ट्राऑर्डिनरी टियर 9। पावर 60-40 बढ़कर 90-60 हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन 60-20 बढ़कर 90-30 हो गया। स्पिरिट 6000 बढ़कर 9000 हो गया। स्पीड 60-60 बढ़कर 90-90 हो गया। स्किल्स ब्लेजिंग एंजल फॉर्म, डूम्सडे एंजल फॉर्म, सेलेस्टियल फायर डोमेन। ऑल एट्रीब्यूट्स 9000 प्लस। इसी वक्त क्षीण श्वांग ने भी पूरी ताकत छोड़ दी। गोस्ट किंग फॉर्म एक्टिवेट। पिच ब्लैक गोस्ट पैटर्न्स जैसे जिंदा जीव हूं तेज गति से उसके चेहरे पर फैल गए। गोस्ट रेस क्षीण श्वांग। लेवल एक्स्ट्राऑर्डिनरी टियर 9। टैलेंट मिथ 1 स्टार। पावर 6000। कॉन्स्टिट्यूशन 3000। स्पिरिट 3000। स्पीड 3000। स्किल्स गोस्ट रेस 4 टेक्निक्स, गोस्ट किंग्स बॉडी, स्ट्रेंथ डोमेन। अरीना के बाहर खड़े दर्शक पहले ही शॉक हो चुके थे। मिस क्षीण श्वांग स्टेज पर क्यों आ गई हैं? क्या वो भी इस ह्यूमन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती हैं? ये बंदा इतना लकी कैसे हो सकता है? इतनी स्ट्रॉन्ग गार्डियन बीस्ट उसे क्यों चूज करेगी? ये ठीक नहीं है। किसी को लॉर्ड वांग यू को इन्फॉर्म करो, उसका गार्डियन बीस्ट चुरा ली जाएगी। भीड़ में खड़ा एक कमांडर लेवल बीस्ट मास्टर ये देखते ही वहां से तुरंत निकल गया। इसी पल प्लेटफॉर्म पर अभी तक घुटने टेक कर बैठा ड्रैगन मैन काई के पूरी तरह कंफ्यूज हो चुका था। अचानक एंजल और गोस्ट रेस लड़की एक दूसरे से लड़ने लग गई थी और उसकी लॉयल्टी प्लेज तीनों गार्डियन बीस्ट ने रिजेक्ट कर दी थी। उसने ऊपर देखा, एक तरफ नेदरवर्ल्ड गोस्ट की का सैलाब उठ रहा था, दूसरी तरफ सुनहरी आग चमक रही थी। दोनों ही टॉप टियर गार्डियन बीस्ट्स 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं थी और ये महायुद्ध बस शुरू होने वाला था। Absolutely. Here's chapter 105 converted into smooth English web novel style, keeping the intensity, power scaling and epic vibe intact. Chapter 105 The Reason I Can't Lose. Ghost Race First Technique Mountain Opening. क्विंग श्वांग के शरीर के इर्द गिर्द घूम रही घोस्ट की अचानक सिकुड़ गई। जेट ब्लैक पैटर्न्स जैसे जिंदा हों उसकी स्किन पर बहने लगे। जैसे ही उसने दोनों हाथ क्रॉस किए, क्लैंग, घने घोस्ट की से टकराकर मेटल जैसी आवाज गूंज उठी। पावर 6000 to 9000। इस स्किल के एक्टिवेट होते ही उसका पावर एट्रीब्यूट 1.5 टाइम्स बूस्ट हो गया। अब ल्यूली और क्विंग श्वांग बराबर थे। दोनों का पावर सीधा 9000 पॉइंट्स पर पहुंच चुका था। ऐसे खतरनाक ओपोनेंट के सामने ल्यूली ने एक पल के लिए भी ध्यान नहीं भटकाया। जजमेंट, उसने धीरे से कहा। अगला ही पल उसकी गोल्डन होली स्वॉर्ड भड़कती हुई सुनहरी आग में फूट पड़ी। फ्लेम्स ब्लेड के इर्द गिर्द सांप जैसे लपेट खा गईं। ये मूव उसने बहुत अरसे बाद यूज किया था, लेकिन इस घोस्ट रेस के सामने उसे पूरी ताकत लगानी ही थी। अगला पल दोनों की ऑराज पीक पर पहुंच गईं। बूम! लगभग एक ही वक्त पर क्विंग श्वांग की घूमती घोस्ट की और ल्यूली की भड़कती गोल्डन फ्लेम्स पूरी ताकत के साथ टकरा गईं। रंबल! दो बिल्कुल विपरीत शक्तियां अरीना के बीच टकराकर पागल समुद्री लहरों की तरह फैल गईं। सदियों पुराना ब्लू स्टोन प्लेटफॉर्म इंच इंच टूटने लगा। क्रैक्स फैल गए, पत्थर के टुकड़े हवा में उड़ने लगे। पास खड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल बीस्ट मास्टर्स शॉकवेव से सीधे उड़कर गिर पड़े। हर जगह अफरा तफरी मच गई। सिर्फ कुछ कमांडर लेवल बीस्ट मास्टर्स ही खुद को संभाल पाए। उनके चेहरों पर सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन था, प्योर शॉक। रुको, ये दोनों तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल होने चाहिए ना? फिर ये एनर्जी फ्लक्चुएशन कमांडर लेवल जैसा क्यों लग रहा है? डोमेन क्लैश को छोड़ दें तो ये सीधा सीधा कमांडर लेवल बैटल है।
लेकिन तबाही सिर्फ अरीना तक सीमित नहीं रही। ये वायलेंट एनर्जी वेव्स पूरी सिटी ऑफ केओस पर तूफान की तरह फैल गईं। शहर के कई ट्रू मोनार्क लेवल एक्सपर्ट्स तक हिला दिए गए। कई जबरदस्त स्पिरिचुअल पावर्स ने एक साथ केओस अरीना को लॉक ऑन कर लिया। लोंगशिया कंट्री हेडक्वार्टर्स। लॉन्ग ज़ेनगुआ काउंसिल और होली सी के साथ डिवाइन सीक्रेट रेल्म पर बातचीत के लिए निकलने ही वाले थे, तभी केओस अरीना की डायरेक्शन से एक भयानक एनर्जी बर्स्ट महसूस हुआ। ये क्या है? क्वीन छुत्सु, लेज़हान और लॉन्ग ज़ेनगुआ तीनों ने लगभग एक ही वक्त पर इस ऑरा को सेंस किया। बिना रुके उन्होंने अपनी स्पिरिचुअल परसेप्शन अरीना की तरफ फैला दी। जैसे ही उनकी नज़र स्टेज पर लड़ रहे गार्डियन बीस्ट्स पर पड़ी, उनके चेहरों पर हैरानी चमक उठी, पर तुरंत ही सब समझ आ गया। घूस्तिंग अपना तीसरा गार्डियन बीस्ट चूज कर रहा है, लेकिन वो घोस्ट रेस बीस्ट ल्यूली के साथ बराबरी की फाइट कर रही थी। इसका मतलब उस घोस्ट रेस का लेवल भी मिथ लेवल। इसी वक्त शहर के मोनार्क लेवल एक्सपर्ट्स भी घोस्ट रेस की अबनॉर्मैलिटी को समझ चुके थे। एक्सेप्शनल टैलेंट हमेशा लालच भरी नज़रों को अट्रैक्ट करता है। मोनार्क लेवल्स भी एक्सेप्शन नहीं होते, लेकिन किसी के कुछ करने से पहले ही एक बिल्कुल दबंग आरा ने पूरे अरीना को ढक लिया। लॉन्ग ज़ेनगुआ ने मूव कर दिया। उसका मैसेज बिल्कुल क्लियर था। लोंगशिया कंट्री का स्टैंड। जो भी इंटरफेयर करेगा वो पूरी लोंगशिया कंट्री का दुश्मन होगा। इस प्रेशर को महसूस करते ही सब रेस्टलेस मोनार्क लेवल एक्सपर्ट्स ने तुरंत अपने ख्याल दबा लिए। ये आदमी ह्यूमन रेस के टॉप 3 पावर हाउसेस में से एक था। अगर किसी ने उसकी बात नहीं मानी तो काउंसिल और होली सी भी उसको लोंगशिया कंट्री को कुर्बान कर देंगी माफ़ी के लिए। मोनार्क लेवल्स के शांत होते ही लॉन्ग ज़ेनगुआ ने सिर्फ ठंडी हंसी छोड़ी और फिर से स्टेज पर ध्यान दिया। इस बैटल का रिजल्ट उसे भी जानने की बहुत इच्छा थी। केओस अरीना। सिर्फ कुछ सांसों में क्विंगशुआंग और ल्यूली हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स क्लैश कर चुकी थीं। स्पीड, डिफेंस और लगभग हर एट्रीब्यूट में ल्यूली क्लियरली सुपीरियर थी, लेकिन क्विंगशुआंग ने अपनी जान से आई बैटल इंस्टिंक्ट के दम पर इस मिथ लेवल एंटल को डेडलॉक में बांध रखा था। पर जैसे जैसे वक्त बीतता गया, क्विंगशुआंग की कमजोरियां उभरने लगीं। क्लैंग। ल्यूली की होली स्वॉर्ड फिर से क्विंगशुआंग की फिस्ट से टकराई। चमकदार स्पार्क्स हवा में फूट पड़े, और उसी पल क्विंगशुआंग ने अचानक स्ट्रैटेजी बदल दी। उसके हाथों ने लोहे के पिंसर्स की तरह स्वॉर्ड को जकड़ लिया। ज़्ज़! सुनहरी होली फ्लेम्स और घनी घोस्ट की एक दूसरे को घिसने लगे, कान चुभने वाली आवाज के साथ। सुनहरी होली फ्लेम्स ने घोस्ट की लेयर्स को चीरते हुए क्विंगशुआंग के हाथों को जला दिया। जली हुई फ्लैश की बदबू तुरंत हवा में फैल गई। लेकिन ये जिद्दी घोस्ट रेस लड़की जरा भी नहीं हिली। उसकी साइन आंखें ल्यूली पर टिकी रहीं और उसकी आवाज अजीब तरह से शांत थी। तुम बहुत स्ट्रांग हो। टोन फ्लैट था, पर उसमें एक सिंसियरिटी थी जो उसने पहले किसी को नहीं दिखाई थी। एंड। ये एंजल। जिंदगी भर में क्विंगशुआंग ने जितने भी ओपोनेंट्स फेस किए थे, उन सब में सबसे ज्यादा खतरनाक थी। ल्यूली का एक्सप्रेशन भी सख्त हो गया। उसे क्लियरली महसूस हो रहा था, एट्रीब्यूट्स के मामले में उसकी एब्सोल्यूट डोमिनेंस थी, लेकिन ये घोस्ट रेस वाली लड़की अपनी नियर परफेक्ट टेक्निक से वो गैप भर रही थी। तुम भी बुरी नहीं हो, ल्यूली ने गंभीर आवाज में जवाब दिया। ये सुनते ही क्विंगशुआंग के होंठों पर एक बहुत ही रेयर सी मुस्कान आ गई। घोस्ट्स जो लड़ाई के लिए पैदा होते हैं, उसे याद भी नहीं था कि उसने इतनी आज़ादी के साथ लास्ट टाइम कब फाइट की थी। चाहे तुम कितनी ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। अचानक क्विंगशुआंग के इर्द गिर्द घोस्ट की पागलों की तरह भड़क उठी। इस बार मुझे जीतना ही होगा। मेरे पास एक वजह है, ऐसी वजह जो मुझे हारने नहीं देगी। ल्यूली का दिल जोर से धड़का। क्या ये घोस्ट रेस अब तक पूरी ताकत छुपाकर लड़ रही थी?
इसी वक्त वेरा के बंधन में बंधी फेई युए पागलों की तरह तड़पने लगी। उसकी आंखें डर से फैल चुकी थीं। वो की आवाज के साथ जोर जोर से हिला रही थी। गूसिंग तुरंत समझ गया। उसने बिना सोचे वेरा को इशारा किया। जैसे ही बेल फेई युए के मुंह से हटी, जॉ के दर्द की परवाह किए बिना वो चीख पड़ी, गूसिंग, रोक दो बिग सिस को। अगर वो और पावर बढ़ाती रही, उसका बॉडी कोलैप्स हो जाएगा। फेई युए की चीख ने गूसिंग का दिल जोर से जकड़ लिया। उसने तुरंत किंग श्वांग के एट्रीब्यूट्स चेक किए। घोस्ट रेस, किंग श्वांग। लेवल एक्स्ट्रॉर्डिनरी टियर 9th। टैलेंट मिथ 1 स्टार। पावर 12,000। कॉन्स्टिट्यूशन 3,000। कोलैप्स के बिल्कुल करीब। स्पिरिट 3,000। स्पीड 3,000। स्किल्स घोस्ट रेस 4 टेक्निक्स, घोस्ट किंग्स बॉडी, स्ट्रेंथ डोमेन। नोट, गार्डियन बीस्ट जबरदस्ती घोस्ट रेस 2nd टेक्निक सी ब्रेकर यूज कर रही है। बॉडी कोलैप्स के एज पर है, कोलैप्स के वर्ज पर। ये देखते ही गूसिंग की भौहें कस गईं। इस फाइट का कोई मतलब नहीं रह गया था। अगर ये आगे बढ़ी तो सिर्फ एक ही आउटकम बचेगा, म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन। पर इस वक्त दोनों गार्डियन बीस्ट्स की फाइटिंग इंटेंट इतनी तेज जल रही थी कि किसी की बात उन तक पहुंच ही नहीं सकती थी। अब कैसे रोकूं इन्हें? गूसिंग की नज़र बेचैनी से इधर उधर गई और आखिरकार वेरा पर टिक गई। और तब अरीना के बीच से एक भयानक आवाज गूंज उठी, घोस्ट रेस 2nd टेक्निक सी ब्रेकर। किंग श्वांग की गरज पूरे अरीना में गूंज उठी। एक पल में उसकी उबलती घोस्ट की बिल्कुल जीरो पर कोलैप्स हो गई। पूरा स्टेज पागलों की तरह कांप उठा, यहां तक कि स्पेस भी मुड़ में तोड़ने लगी। ल्यूली के 10 चमकते पंख इस क्रशिंग प्रेशर के नीचे जोर जोर से कांप गए, लेकिन उसने अपना सिर झुकाया नहीं। वो क्लियरली महसूस कर सकती थी, इस वक्त रॉ पावर में किंग श्वांग उसे पूरी तरह सरपास कर चुकी थी। लेकिन ल्यूली ने अपनी होली स्वॉर्ड को और जोर से पकड़ ली। उसकी आंखों में सुनहरी आग और भी तेज भड़क उठी। मास्टर के अलावा मैं किसी के लिए पीछे नहीं हटूंगी, एक कदम भी नहीं। इस गरज के साथ ल्यूली के इर्द गिर्द लिपटी ब्लेजिंग एंजल फायर सिकुड़कर बिल्कुल शुद्ध सफेद हो गई। उसके पीछे 11वें और 12वें विंग के निशान उभरने लगे। गूसिंग ने ये देखा और उसकी आंखें फैल गईं। इस पल ल्यूली के हर एक एट्रीब्यूट फिर से बढ़ने लगा, बिल्कुल अबनॉर्मल स्पीड से। डिवाइन एंजल ल्यूली। टैलेंट मिथ 3 स्टार। लेवल एक्स्ट्रॉर्डिनरी टियर 9th। स्टेटस क्रिटिकल। पावर 9060 10,060। लिमिट ब्रेक। कॉन्स्टिट्यूशन 9030 10,030। लिमिट ब्रेक। स्पिरिट 9000 12,000। कोलैप्स के बिल्कुल करीब। स्पीड 9090 10,090। लिमिट ब्रेक। स्किल्स ब्लेजिंग एंजल फॉर्म, डूम्सडे एंजल फॉर्म, सेलेस्टियल फायर डोमेन। नोट, स्पिरिट एट्रीब्यूट सेफ लिमिट तोड़ चुका है। फाइट जारी रही तो इरिवर्सिबल डैमेज होगा। ये देखते ही गूसिंग की आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं। डैम इट, ये दोनों पागल हैं क्या? जीतने के लिए अपनी जान दाव पर लगाने को तैयार हैं। शिट, तुम दोनों पूरे के पूरे मोरॉन्स हो। उसने तुरंत वेरा की तरफ देखा। आवाज में कोई गुजारिश नहीं थी। वेरा, एल्फ मोनार्की, अभी, इसी वक्त। अंडरस्टूड। वेरा ने भी सीन की सीरियसनेस तुरंत समझ ली थी। इस वक्त अगर 1 सेकंड भी डिले हो जाता तो नतीजे इरिवर्सिबल हो सकते थे। एल्फ मोनार्की, फुल लिबरेशन। उसके पीछे एक जेड रंग का डिवाइन रिंग गरज के साथ खुल गया। वॉइड के अंदर से अनगिनत नाइट वाइन्स फूट पड़ी। इसी पल गू ज़ैंग की आंखों में एक गहरा काला ग्लो चमका। सोल डिवारिंग। डबल एम्प्लीफिकेशन के नीचे वेरा का एट्रीब्यूट पैनल पागलों की तरह रिफ्रेश होने लगा। नेचुरल स्पिरिट वेरा। टैलेंट मिथ 2 स्टार्स। लेवल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टियर 9th। पावर 3020। कॉन्स्टिट्यूशन 3040। स्पिरिट 3430 to 20580। वेरा, उन दोनों को रोको। अंडरस्टूड।
इस पल वेरा के छोटे से चेहरे पर कोई मासूमियत नहीं थी, सिर्फ सॉलम डिटर्मिनेशन। ये पहली बार था जब वो इतनी कठिन सिचुएशन फेस कर रही थी। 2 मिथ लेवल गार्डियन बीस्ट्स को बिना नुकसान पहुंचाए जबरदस्ती रोकना, ये काम उसके स्पिरिट को लिमिट तक खींच रहा था। वेरा ने बिल्कुल भी हाथ नहीं रोका। उसकी स्पिरिचुअल पावर टूटे हुए बांध की तरह बाहर उमड़ने लगी। इस पूरी पावर रिलीज के साथ वो अपना जुवेनाइल डिस्गाइज मेंटेन नहीं कर पाई। सुनहरे बाल झड़ने की तरह बहने लगे। नेचर पावर के घेरे में उसकी पतली सी देह धीरे धीरे स्ट्रेच होने लगी। बालों के बीच से नुकीले एल्फ कान उभर आए। उसकी पीठ पर ट्रांसपेरेंट लाइट विंग्स पूरी तरह फैल गए। ये था नेचुरल स्पिरिट का असली रूप। लेकिन इस वक्त गू ज़ैंग के पास वेरा की असली सुंदरता देखने का टाइम ही नहीं था। उसकी नज़र अरीना के सेंटर पर जमी हुई थी। माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। क्योंग श्वांग का बॉडी पहले ही कोलैप्स होने लगा था। लियू ली अभी संभल सकती थी, लेकिन उसे फाइट कंटिन्यू नहीं करनी चाहिए थी। डैम इट, इस स्पीड से जैसे ही क्योंग श्वांग अपना ये अटैक कंप्लीट करेगी, उसका बॉडी पूरी तरह टूट जाएगा। क्या करूं, क्या करूं? गू ज़ैंग का दिमाग बिजली की तरह चल रहा था। और तब एक आइडिया चमका। सेलेस्टियल ग्रेस, वो स्किल जो हर नेगेटिव स्टेटस को प्यूरिफाई कर सकती है। शायद ये क्योंग श्वांग के बॉडी कोलैप्स को रोक सके। इसी पल अरीना के बीच दोनों फिगर्स अपनी पीक मोमेंटम पर पहुंच चुकी थीं। बूम! क्योंग श्वांग और लियू ली एक साथ फूट पड़े। एक काली रोशनी और एक सुनहरी रोशनी, 2 तबाही भरे स्ट्रीम्स एक दूसरे की तरफ लपके। घोस्ट की और होली फ्लेम का मिलन पूरे अरीना स्पेस को डिस्टॉर्ट करने लगा। जैसे ही दोनों टकराने वाले थे, नेचुरल लैमेंट, बोन इरोडिंग वाइन सी, वेरा की ठंडी साफ आवाज आसमान में गूंज उठी। 20,000 प्लस स्पिरिट पावर के भयंकर सपोर्ट के साथ 10,000 जेड वाइन्स वॉइड से फूट पड़ी। एक पल में एक ग्रीन बैरियर जो आसमान और धरती को जोड़ रहा था, अरीना के बीच खड़ा हो गया। बूम! जब काली और सुनहरी एनर्जी टॉरेंस वाइन बैरियर से टकराए, पूरा सिटी ऑफ केओस कांप उठा। चारों तरफ के बीस्ट मास्टर्स और एलियन रेसेस शॉक वेव्स को झेलने के लिए दांत भींचकर खड़े रहे। उनकी आंखों में सिर्फ शॉक था। एंजल और घोस्ट रेस का क्लैश उनकी समझ से परे जा चुका था, और अब सब लोग हाली नजरों से मिड एयर में मंडराती हुई उस नेचुरल स्पिरिट को देख रहे थे। इस गार्डियन बीस्ट ने जो पावर दिखाई थी, वो अरीना के अंदर मौजूद दोनों एंजल और घोस्ट रेस को डायरेक्टली क्रश कर रही थी। लोंगशिया कंट्री के बेस के अंदर ये सीन देखते ही लोंग ज़ेंजोने की आंखें सिकुड़ गईं। शुरू में उसका इरादा खुद एक्शन लेने का था और जबरदस्ती दोनों गार्डियन बीस्ट्स को रोकने का, लेकिन अगर वो इंटरवीन करता तो दोनों गार्डियन बीस्ट्स बैकलैश के चलते सीरियस इंजरी जरूर सफ़र करते। इसी एक पल की हिचकिचाहट के दौरान गू सिंग ने पूरी क्राइसिस कंप्लीटली रिजॉल्व कर दी। जैसे ही उसने महसूस किया कि दोनों मिथ लेवल गार्डियन बीस्ट सेफ हैं, लोंग झेंगो ने गहरी सांस छोड़ी। अगर इस मैच के चलते एक भी मिथ लेवल गार्डियन बीस्ट खो जाता तो नुकसान अंदाजे से बाहर होता। अचानक लोंग झेंगो की भौएं सिकुड़ गईं। उसने महसूस किया कि कोई प्रेजेंस बहुत तेज रफ्तार से अरीना की तरफ आ रही है। इस आदमी का इरादा समझते ही उसकी आंखों का ग्लो ठंडा और सख्त हो गया। लेजान! उसकी आवाज़ बर्फ की तरह जम गई। वांग फैमिली हद से ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। लेजान ने भी उस प्रेजेंस की नीयत महसूस कर ली थी। उसका ब्रॉन्ज रंग का चेहरा ठंडी नफरत से भर गया। एक फेक किंग लेवल, मिथ लेवल गार्डियन बीस्ट पर नज़र डालने की हिम्मत करता है? उसकी आंखें बिजली की तरह चमकी। लगता है वांग फैमिली काफ़ी ज़्यादा आराम से जी रही है आजकल। उसने बात पूरी भी नहीं की, बूम! आसमान में बिजली फट पड़ी। नॉर्दर्न वॉर गॉड का फिगर अपनी जगह से गायब हो चुका था। सिर्फ हवा में सिजलिंग लाइटनिंग आर्क्स रह गए। जैसे ही वेरा ने सिचुएशन को सक्सेसफुली कंट्रोल किया, गू सिंग का घबराया हुआ दिल आखिरकार थोड़ा शांत हुआ। बैटलफील्ड के सेंटर में लियू ली और क्षिंग श्वांग अब जेड वाइन्स के बीच पूरी तरह लपटे हुए थे। दोनों गार्डियन बीस्ट्स आखिरकार काम डाउन हो चुके थे। लियू ली के बिल्कुल सेफ होने का कंफर्म करते ही गू सिंग तुरंत क्षिंग श्वांग के पास पहुंच गया। और जैसे ही वो पास आया, उसने देखा क्षिंग श्वांग की पहले की सफ़ेद स्मूथ स्किन अब बारीक दरारों से भरी हुई थी, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई पोर्सलिन डॉल टूटने वाली हो। अभी तुरंत एक्शन लेना ज़रूरी था। एक पल भी वेस्ट किए बिना गू सिंग ने अपना टैलेंट स्विच किया।
उसकी आंखों में सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। सॉवरेन सेलेस्टियल ग्रेस। एक चमकता हुआ गोल्डन हेलो बहते पानी की तरह शिंगशुआंग को घेर गया। सेलेस्टियल ग्रेस के स्टेटस के साथ उसके बॉडी पर बनी दरारें नंगी आंखों से दिखने वाली स्पीड से हील होने लगीं। काम कर रहा है। गूसिंग के तनाव भरे नर्व्स आखिरकार रिलैक्स हो गए। सिस्टर! फेयुए अपनी रिस्ट्रेंट्स तोड़कर लड़खड़ाते हुए एक शिंगशुआंग के पास पहुंची। आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसकी कांपती उंगलियां हल्के से शिंगशुआंग के चेहरे को छूने लगीं। उसकी आवाज़ सुबक में डूबी हुई थी। सिस्टर, आई एम सॉरी। सिस्टर, मैंने झूठ नहीं बोलना चाहिए था। सिस्टर, आई एम सॉरी, सच में सॉरी। अगर उसकी वजह से ना होता, क्या उसकी बहन फाइट करती? क्या बात यहाँ तक पहुँचती? ये देखकर गूसिंग नीचे झुक गया और प्यार से लड़की के कांपते कंधे पर हाथ रखा। चिंता मत करो, तुम्हारी बहन बिल्कुल ठीक है, बस थकान की वजह से बेहोश हो गई है। ये सुनते ही फेयुए ने अपना आंसुओं से भरा धुंधला चेहरा उठाया। उसकी आईलैशेस पर अभी भी छोटी छोटी बूंदें चिपकी हुई थीं। रियली? हाँ, लेकिन ये बात करने की जगह नहीं है। मैं तुम सबको यहाँ से पहले ले जाऊंगा। यहाँ भीड़ मिली जुली थी, साफ था रुकना सेफ नहीं था। वो अभी वेरा को सिग्नल देने ही वाला था कि अचानक, किसने कहा तुम जा सकते हो? एक शैतानी आवाज गूंज उठी। वांग यू की आंखें लाल हो चुकी थीं, उसके चेहरे पर नसें उभर आई थीं और नज़र में नंगी किलिंग इंटेंट थी। एक मामूली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल बीस्ट मास्टर उसकी गार्डियन बीस्ट पर नज़र डालने की हिम्मत करता है। उसे पता था इस घोस्ट ट्रे को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए उसने कितनी कुर्बानियां दी थीं। जब उसने देखा कि गूसिंग उस गार्डियन बीस्ट के पास झुका हुआ है, वांग यू की नज़र और गहरी हो गई। उसके होंठ एक क्रूअल मुस्कान में मुड़ गए। लेकिन एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल को मार देना, इसके लिए कौन मुझे जिम्मेदार ठहराएगा? स्विश! 3 कमानिया लेवल गार्डियन बीस्ट्स एक साथ मूव हुए। उनकी भयानक ओरा पूरे एरिया में फैल गई और आसपास खड़े लोग तुरंत पीछे हट गए। उसे मार दो! हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? आसमान में एक गरजती हुई चीख फूटी। एक फिगर आसमान से नीचे उतरा, पीछे छोड़ता हुआ बिजली की क्रैकलिंग लकीरें। बैंग बैंग बैंग! तीनों कमांडर लेवल गार्डियन बीस्ट्स एकदम से फ्रीज हो गए। उनकी मूवमेंट्स पूरी तरह रुक गईं। पुफ! वांग यू ने ताज़ा खून का एक मुंह भरकर उगल दिया। वो लड़खड़ाते हुए कुछ कदम पीछे हट गया। उसकी आंखों में सिर्फ दहशत थी। एक बिजली का वार पल भर के लिए चमका और फिर सिर्फ हवा में बिजली के निशान रह गए। नॉर्दर्न वॉर गॉड का फिगर कब का गायब हो चुका था। हवा में फैली हुई इलेक्ट्रिसिटी से ही वांग यू समझ गया कि लेजान ने उस पर एक्शन ले लिया है। उसकी प्यूपल्स जोर से कांप उठीं जब उसने आसमान से उतरते हुए उस फिगर को देखा। भले ही वांग यू वांग फैमिली की यंग जनरेशन का नंबर 1 जीनियस हो, लेकिन लहजान को वांग फैमिली की इज्जत बचाने की कोई जरूरत नहीं थी। अगला ही पल वो सीधा वांग यू के सामने अपीयर हो गया। उसने हाथ बढ़ाया और बिना किसी हेजिटेशन के वांग यू का गला पकड़ लिया, उसे हवा में उठा लिया। उसकी आंखों में सिर्फ ठंडी बेरहमी थी। लहजान के सामने वांग यू के पास जरा सी भी रेजिस्टेंस नहीं थी। उसके पैर हवा में बेबसी से हिल रहे थे, चेहरा लाल पड़ चुका था और आखिरकार उस पर खौफ साफ दिखने लगा। लहजान की आंखों में वांग यू ने किलिंग इंटेंट की एक हल्की सी झलक देखी, लेकिन वो हल्की सी झलक पल भर में 1000 गुना बढ़ गई। इस लम्हे वांग यू डर गया, वो कांप उठा। जनरल ले, मुझे समझ आ गया, मैं गलत था, मुझ पर भूत सवार हो गया था। लहजान हंसा, लेकिन उस हंसी में जरा सी भी गर्मी नहीं थी। उसकी उंगलियां और ज्यादा कस गईं। कुछ गलतियां सिर्फ माफी मांगने से नहीं मिटती। गले से उठती तेज दर्द महसूस करते ही वांग यू पूरी तरह पैनिक हो गया। तुम मुझे मार नहीं सकते। वांग फैमिली छोड़ेंगी नहीं। वांग फैमिली? लहजान ने उसे बीच में ही काट दिया। उसका मुझे क्या लेना देना? क्रैक! हड्डियां टूटने की एक साफ तेज आवाज गूंज उठी। वांग यू की फैली हुई आंखें पल भर में बेजान हो गईं। जो बीस्ट मास्टर कभी मिथ बीस्ट्स कॉन्ट्रैक्ट करने का सपना देखता था,
अब वो कपड़े के टुकड़े की तरह लटक रहा था। वांग यू को मारने के बाद लहजान ने अपनी पकड़ छोड़ दी। बैंग! उसकी लाश जमीन पर गिरी। उस डल आवाज ने पूरे सीन को बिल्कुल चुप कर दिया। सारे एलियन रेसेस और बीस्ट मास्टर्स की आंखें जोर से सिकुड़ गईं। भले ही वो फेक किंग लेवल था, फिर भी वो एक मोनार्क लेवल बीस्ट मास्टर माना जाता था, और उसे इतनी बेरहमी से मार दिया गया। लहजान की ठंडी नज़र पूरे क्राउड पर फैल गई। उसकी आवाज़ बिजली की तरह गरजी। आज से कोई भी फोर्स, कोई भी रेस, कोई भी शख्स अगर गू सिंह पर हाथ उठाने की हिम्मत करे तो वो लोंगशिया कंट्री की बॉटम लाइन को चैलेंज करेगा। ऐसे ख्याल रखने वाले लोग लोंगशिया के साथ बिना लुकने वाली जंग के लिए तैयार रहें। बूम! जैसे इस ऐलान का जवाब हो, सिटी ऑफ केओस के कई हिस्सों में भयानक औराज फूट पड़ी। लोंग जिनगुओ, किन चुत्सुए और सिटी ऑफ केओस में मौजूद डजन्स ऑफ लोंगशिया कंट्री के बीस्ट मास्टर्स, उनकी औराज आपस में मिलकर एक जाल बन गई जो पूरी सिटी ऑफ केओस को कवर कर रही थी। एलियन रेस, काउंसिल और ब्लड कलर्ड चर्च के मोनार्क लेवल बीस्ट मास्टर्स के चेहरे बहुत भारी हो चुके थे। इस बार लोंगशिया कंट्री सीरियस है। अगर किसी ने भी उस एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल बीस्ट मास्टर को छुआ तो पूरा लोंगशिया कंट्री सच में उनसे जान की बाजी लगाकर लड़ पड़ेगा। काफी देर बाद जब इंटिमिडेशन का असर पूरी तरह हो गया, तब लहजान ने अपनी औरा धीरे धीरे समेट ली। फिर वो गू सिंह के पास आया। लोंगशिया कंट्री के बेस वापस चले, वहां ज्यादा सेफ रहेगा। गू सिंह ने थोड़ा सोचा, फिर भी मना कर दिया। लहजान के आज के एक्शन के बाद सिटी ऑफ केओस में किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो उस पर हाथ उठाए, इसलिए वो कहीं भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता था। ये देखकर लहजान ने भी जिद नहीं की। थोड़ी हिदायत देने के बाद वो वहां से चला गया। उसके पास अभी भी अपने काम थे। जब तक लहजान का फिगर पूरी तरह गायब नहीं हो गया, तब तक ऑडियंस को सच में समझ आया, ये इंसान आखिर है कौन जिसके लिए लोंगशिया कंट्री इतना आगे निकल आई। छोड़ो यार, कौन है वो? आज के बाद वो फेमस हो चुका है। उसका नाम पूरी सिटी ऑफ केओस में गूंजेगा। और जब सब बातें कर रहे थे, गू सिंह अपने गार्डियन बीस्ट्स के साथ कब का वहां से जा चुका था। पीछे छोड़ गया सिर्फ एक बिखरा हुआ अरीना जो इस शहर हिला देने वाली लड़ाई का गवाह था। चैप्टर 108 ट्विन्स कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट। एक दिन बाद कैट बेस। चिंग श्वान की पलकें हल्की सी कांपी और धीरे धीरे उसने आंखें खोलीं। जब उसकी नज़र बेड के पास खड़े उस फिगर पर पड़ी, उसकी प्यूपल्स अचानक सिकुड़ गईं। दैट एंजल! काइंग श्वांग अचानक उठकर बैठ गई। उसका शरीर इंस्टिंक्टिवली घने गोस्ट की से घिर गया, जैसे अगला ही पल फिर से जंग शुरू होने वाली हो। आखिरी बैटल का फैसला अभी हुआ ही नहीं था। लेकिन आई एम सॉरी। अचानक लियू ली ने गहरा झुककर माफी मांगी। उसके सिल्वर बाल झुकने के साथ आगे गिर गए। ये सीन देखकर काइंग श्वांग बिल्कुल जम सी गई। उसकी आंखों में थोड़ी सी हैरानी चमक उठी। वो माफी मांग रही है? इस पल लियू ली ने अपना नीचे वाला होठ जोर से दबा लिया। फेई युए की बातों के बाद अब उसे समझ आ गया था ये गोस्ट रेस उस दिन इतनी जान लगाकर क्यों लड़ी थी। वो अपनी बहन के लिए लड़ रही थी, और वो खुद सिर्फ चीफ बीस्ट मास्टर की पोजीशन के लिए इतनी शिद्दत से लड़ी थी। ये सोचते ही उसके दिल में गिल्ट का बोझ फिर उभर आया। मैं सच में माफी चाहती हूँ। उस दिन मुझे तुमसे इतनी हद तक नहीं लड़ना चाहिए था। लियू ली ने दूसरी बार गहरा झुककर सलाम किया, फिर बिना कुछ कहे एक कोने में जाकर दीवार की तरफ मुंह कर लिया। सेल्फ रिफ्लेक्शन, ये गू जिंग का ऑर्डर था। सिस्टर, फेई युए फाइनली काइंग श्वांग के होश में आने का इंतजार कर पाई। अब और कंट्रोल नहीं हुआ। वो सीधा अपनी बहन से लिपट गई। सॉब, मुझे माफ कर दो। मुझे तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। उसके आंसू काइंग श्वांग के कॉलर को भिगो रहे थे। काइंग श्वांग ने इंस्टिंक्टिवली अपनी बहन को बाहों में ले लिया और प्यार से उसके बाल सहलाने लगी। युए, कोई बात नहीं, मुझे पहले ही अंदाजा हो गया था। अरीना पहुंचते ही समझ आ गया था।
थोड़ी देर तक फे युए को संभालने के बाद कइंग श्वांग ने अपनी नज़र गू जिंग पर डाली। भले ही लास्ट बैटल का कोई फाइनल रिजल्ट नहीं निकला, लेकिन एक बात उससे कहनी ही थी। उसकी आवाज़ धीमी थी। मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। गू जिंग ने बिल्कुल भी सोचा नहीं, सीधा सर हिला दिया। मैं मान लेता हूँ। कइंग श्वांग एक पल के लिए बिल्कुल स्टन हो गई। उसने तो अभी अपनी शर्त बताई ही नहीं थी, और ये इंसान? उसकी कन्फ्यूजन देखकर गू जिंग फिर बोला, चाहे जो भी कंडीशन हो, मैं मान लेता हूँ। ऐसी गोस्ट रेस, ऐसी ब्रोकन एट्रीब्यूट्स, अगर उसे छोड़ दिया तो वो जिंदगी भर पछताता। इसलिए कइंग श्वांग जो भी मांगे वो तैयार था। थोड़ा सा गहरा सांस लेकर कइंग श्वांग ने आखिर अपनी शर्त रख दी। जब तुम कमांडर लेवल पहुंच जाओ और मुझे कॉन्ट्रैक्ट करो, तब एक मोनार्क लेवल कॉन्ट्रैक्ट स्लॉट मेरी बहन के लिए रिजर्व रखना। ये सुनते ही फे युए ने बहन की बाहों से सर उठाया। उसे लगता था ये रिक्वेस्ट थोड़ी ज्यादा है, इस इंसान को खुद जैसे बेकार को एक्सेप्ट करने पर मजबूर करना। लेकिन अब वो समझ चुकी थी, बहन के साथ रहना ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर ये इंसान मना कर देता तो वो दोनों फिर भी साथ भटकती रहती। इसी बीच गू जिंग ने सर हिलाकर मना कर दिया। ये देखते ही कइंग श्वांग और फे युए की आंखों की रोशनी तुरंत फीकी पड़ गई। लगता है इंसान मिलने के बाद भी कॉन्ट्रैक्ट का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। उनके उदास चेहरे को देखकर गू जिंग तुरंत समझ गया। वो मुस्कुराया और 2 उंगलियां उठाकर बोला, मोनार्क लेवल का वेट करने की जरूरत नहीं है, और अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स भी नहीं चाहिए। ये सुनते ही दोनों बहनें फ्रीज हो गईं। ये इंसान क्या कहना चाहता है? इसी पल गू जिंग ने ट्विन हार्ट्स निकाले और उनके सामने रख दिए। तुम असल में एक ही हो, तो कॉन्ट्रैक्ट भी नेचुरली एक साथ होना चाहिए। अगर मुझ पर भरोसा है तो अपने हाथ इस पर रखो। कइंग श्वांग और फे युए ने एक दूसरे की तरफ देखा। चाहे अभी भी पूरी बात समझ ना आई हो, लेकिन दोनों साथ हों तो किसी चीज से डर नहीं। उन्होंने अपने हाथ एक दूसरे पर रखकर धीरे से ट्विन हार्ट्स पर रख दिए। अगला ही पल ट्विन हार्ट्स 2 हिस्सों में टूटकर रोशनी की धाराओं में बदलकर दोनों बहनों के माथे में समा गया। साथ ही तीनों के पैरों के नीचे एक चमकता हुआ कॉन्ट्रैक्ट एरे खिल उठा। कइंग श्वांग और फे युए अभी हैरान ही हो रही थीं, तब उन्होंने देखा गू जिंग का हाथ पहले ही एरे के सेंटर पर जमा हुआ था, और अगले ही पल तीनों के दिमाग में एक ही संदेश गूंज उठा, ट्विन कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीशन। जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन उसके दिमाग में आई, गू जिंग तुरंत समझ गया। उसके सामने खड़ी गोस्ट रेस बहनें अब उसकी गार्डियन बीस्ट्स बन चुकी थी। पहले दोनों बहनों के एट्रीब्यूट्स इन्नेट डिफेक्ट की वजह से जबरदस्ती दबे हुए थे, लेकिन अब गू जिंग बेचैन हो गया था देखने के लिए कि ट्विन हार्ट्स ने उन्हें आखिर कितना बदल दिया है। ट्विन स्टार्स के प्रभाव के नीचे फे युए का इन्नेट डिफेक्ट पूरी तरह ठीक हो चुका था। उसके सभी एट्रीब्यूट्स सीधे 100 से 1000 पर पहुंच गए, सीधा 10x जंप। हाँ, अभी भी ये नंबर्स प्योर मिथ लेवल गार्डियन बीस्ट के स्टैंडर्ड तक नहीं पहुंचते, लेकिन पहले के मुकाबले में ये आसमान जमीन का फर्क था। वैसे भी गू जिंग ने कभी फे युए को फ्रंटलाइन कॉम्बैट गार्डियन बीस्ट बनाने का सोचा ही नहीं था। उसकी एबिलिटी और ट्रेट्स सीधी टक्कर वाली लड़ाई के लिए बने ही नहीं थे। फे युए का पैनल देखने के बाद गू जिंग की नज़र धीरे धीरे क्री श्वांग पर आ गई। यही असली टारगेट था इस कॉन्ट्रैक्ट का, और ये उसकी तीसरी मेन बैटल गार्डियन बीस्ट थी। गोस्ट रेस क्री श्वांग, लेवल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टियर 9, स्टेटस ट्विन कॉन्ट्रैक्ट, टैलेंट मिथ 1 स्टार, पावर 4000 मैक्स, Constitution 2000 to 3500, Spirit 2000, Speed 2000 to 3000, Skills Ghost Race 4 Techniques, Ghost King's Body, all attributes into 1.5, Strength Domain available. Ghost Race 4 Techniques, Mountain Opening, Strength into 1.5, Sea Breaker, Strength into 2, Heaven Breaking, insufficient level, star shattering, insufficient level.
क्रीशवांग का पूरा एट्रीब्यूट पैनल देखकर गूसिंग अनजाने में थूक निगल गया। इसके लिए सिर्फ 2 शब्द काफी थे, खौफनाक। शायद फेयुए के मिथ लेवल एट्रीब्यूट्स अब्सॉर्ब करने की वजह से क्रीशवांग के स्टैट्स ऑर्डिनरी मिथ लेवल गार्डियन बीस्ट से काफी ज्यादा ऊपर निकल चुके थे। याद रखना, ल्यूली का करंट टैलेंट मिथ 3 स्टार्स था, लेकिन स्पिरिट और स्पीड के अलावा उसके बाकी सारे एट्रीब्यूट्स मिथ 1 स्टार क्रीशवांग के सामने दब जाते थे। गूसिंग की नज़र अनजाने में दीवार की कोने की तरफ चली गई। अगर अब क्रीशवांग ल्यूली से लड़ती तो ल्यूली के लिए जीतना बहुत मुश्किल होता। इसी बीच क्रीशवांग और फेयुए आखिरकार अपनी होशो हवास में लौटी। क्रीशवांग ने अपने हाथों को देखा, फिर अपनी बहन की तरफ मुड़कर देखा। उसकी आंखों में शॉक और डिसबिलीफ साफ चमक रहा था। वो और उसकी बहन दोनों कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी थीं और एक साथ। लेकिन जो बात उसे सबसे ज्यादा हिला गई वो थी उनका इन्नेट डिफेक्ट पूरी तरह गायब हो चुका था। क्रीशवांग ने झिझकते हुए अपना गोस्ट की सर्कुलेट किया। एनर्जी बिना किसी रुकावट के नदी की तरह बहने लगी। कोई ब्लॉकेज नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई रेजिस्टेंस नहीं। क्या वो सच में ठीक हो चुकी थी? उसकी जिंदगी की एक ही इच्छा थी, किसी ऐसे ह्यूमन कॉन्ट्रैक्टर को ढूंढना जो ह्यूमन रेस की पावर के सहारे उसे और फेयुए को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से आगे ले जा सके। रही उसके अपने डिफेक्ट की, तो उससे तो वो कब की किस्मत मान चुकी थी, जिंदगी भर के लिए। लेकिन अब क्रीशवांग ने अपना सर उठाया और सामने खड़े इंसान को गहरी नज़र से देखा। ये ह्यूमन ये सब कैसे कर पाया? ना सिर्फ उसकी चोट ठीक की, बल्कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पर ही दोनों बहनों को एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र गूसिंग की मुस्कुराती आंखों से मिली, उसके सारे सवाल अपने आप धुंधले पड़ गए। ये इंसान ये सब कैसे कर सकता है? क्या ये बात वाकई मायने रखती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो बात सबसे ज्यादा मायने रखती थी वो ये थी, अब वो और उसकी बहन भटकती नहीं रहेंगी। आखिरकार उन्हें अपना घर मिल गया था। उनका डिफेंड दूर हो चुका था और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल अब उनकी हद नहीं रहा। इसीलिए किंग श्वांग की नज़र में गूसिंग के लिए जो कृतज्ञता थी वो छुप ही नहीं सकती थी। ये इंसान उन दोनों को एक नई जिंदगी दे चुका था। किंग श्वांग तुरंत बेड से उतरी, एक घुटने पर बैठ गई और बिना किसी हिचकिचाहट के बोली, गोस्ट ग्रेस किंग श्वांग अपनी पूरी जिंदगी मास्टर का साथ देने की कसम खाती है। ये देखकर फेयुए एक पल के लिए जम सी गई, फिर जल्दी जल्दी अपनी बहन की नकल करते हुए घुटनों पर बैठ गई और झुककर बोली, गोस्ट क्लैन फेयुए मास्टर को प्रणाम करती है। इतना अचानक लॉयल्टी का इजहार गूसिंग को पूरी तरह हिला गया। जब तक उसे होश आया, दोनों बहनें उसके सामने इज्जत से घुटनों पर बैठी थीं। गूसिंग घबरा गया और तुरंत आगे बढ़कर दोनों को हल्का सा उठाया। अब से हम पार्टनर्स हैं, इतनी फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं। जैसे ही गूसिंग के गर्म हाथ किंग श्वांग को लगे, ये आमतौर पर शांत रहने वाली गोस्ट रेस लड़की अजीब सी घबराहट महसूस करने लगी। पिछले कई दशकों में वो किसी के इतने करीब कभी नहीं आई थी। अब अचानक एक मास्टर और ये नया सा रिश्ता, उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कैसे रिएक्ट करे। गूसिंग ने तुरंत उसकी बेचैनी महसूस की और नरमी से बोला, चाहो तो पहले बीस्ट टेमिंग स्पेस में जाकर जगह से थोड़ा फेमिलियर हो जाओ। यह सुनते ही किंग श्वांग विजिबली रिलैक्स हो गई और तुरंत बोली, जैसे आप आदेश दे मास्टर। किंग श्वांग का ये रवैया देखकर गूसिंग थोड़ा सा बेबस महसूस करने लगा, पर उसे पता था इस गोस्ट रेस लड़की को पूरी तरह खुलने में अभी वक्त लगेगा। ठीक है। किंग श्वांग बहनों का मामला निपटाने के बाद गूसिंग ने नज़र घुमाई और कोने में दीवार की तरफ मुंह करके खड़ी ल्यूली को देखा। उस वक्त वेरा गर्दन टेढ़ी किए ल्यूली के इर्द गिर्द घूम रही थी। सिस्टर ल्यूली, आप दीवार को इतनी गहरी नज़र से क्यों देख रही हो? ऐसे खड़े रहना थकाने वाला होता है। वेरा के साथ बैठ जाओ ना। ल्यूली के होठों के कोने झटके और उसके माथे पर एक वेन भड़क उठी। ये छोटी सी ग्रीन टी स्पिरिट दिन ब दिन ज्यादा ही बेशरम होती जा रही है।
जैसे ही वो वेरा को सबक सिखाने वाली थी, वेरा ने अचानक अपना टोन बदल ली। वू सिस्टर लियूली, आपको पता नहीं, कल जब आपको चोट लगी थी, वेरा का दिल टूटने वाला था। वेरा ने नाटकीय अंदाज में अपनी आंखों से झूठे आंसू पोंछे। ये देखकर गू सिंह ने बस अपना फोरहेड कवर कर लिया। अब वो इस एंजल का कैरेक्टर अच्छी तरह समझ चुका था। पर दोबारा सोचने पर, चाहे वेरा ज्यादातर केयरफ्री लगती हो, लेकिन क्रिटिकल मोमेंट्स में अगर उसने टाइम पर इंटरवीन ना किया होता, तो लियूली और किंग श्वांग की लड़ाई का अंजाम क्या होता, कौन जाने। इसीलिए गू सिंह ने उसे जैसे का तैसा रहने दिया। फिर वो सीधा लियूली के सामने खड़ा हुआ और जानबूझकर सख्त चेहरा बनाकर बोला, लियूली, तुम्हें पता है तुमने क्या गलत किया? लियूली तुरंत सिर झुकाकर बोली, माफ कीजिए मास्टर, मुझे फ्यूचर साथी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। बैंग। ये जवाब सुनते ही गू सिंह ने उसके माथे पर हल्का सा फ्लिक मारा। सिर्फ इतना ही नहीं, सबसे बड़ी बात, तुमने सिर्फ जीत के लिए अपनी ही जान दांव पर लगा दी। अगर वेरा ने उस वक्त एक्शन ना लिया होता तो बताओ फिर तुम क्या करती? ये कहकर गू सिंह ने उसे एक और फ्लिक मार दिया। ये लड़की सच में लोगों को चिंता में डाल देती है। साइड में वेरा गर्व से सीना फुलाकर खड़ी हो गई और स्मग एक्सप्रेशन के साथ लियूली को देखा। बस दुख की बात ये थी कि उसका साइज इतना छोटा था कि पोज का कोई इफेक्ट ही नहीं आया। लियूली ने हाउएवर वेरा की तरफ देखा भी नहीं। उसका ध्यान सिर्फ गू सिंह के शब्दों में छिपी चिंता पर था। मास्टर मेरी सेफ्टी के लिए चिंतित थे। वो मेरी परवाह करते हैं। एंजल लड़की के गाल तुरंत गुलाबी हो गए। ये रिएक्शन देखकर गू सिंह को लगा शायद वो ज्यादा सख्त हो गया। उसने तुरंत अपना टोन नर्म किया। मैं ये नहीं कह रहा कि तुमने सब गलत किया, बस अगली बार थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना, ठीक है? लेकिन उसके बोल पूरे होने से पहले ही लियूली अचानक सीधा उसकी बाहों में कूद पड़ी। शुक्रिया मास्टर। ये देखकर वेरा का स्मग चेहरा तुरंत जम गया। ओह नो! एंजल को तो हिंट मिल गई। ये तो बड़ी गड़बड़ है। मास्टर, वेरा को भी हग चाहिए। वू। चैप्टर 109। अब मैं अच्छी नहीं दिखती, है ना? गू सिंह बेचारा 2 चिपकू गार्डियन बीस्ट्स को संभालते संभालते थक चुका था। टाइम बीतता जा रहा था, लेकिन दोनों का छोड़ने का कोई इरादा नहीं लग रहा था। आखिरकार गू सिंह ने सोचा, अब जबरदस्ती अलग करना पड़ेगा। पर इसी वक्त नॉक नॉक नॉक। दरवाजे पर दस्तक सुनते ही लियूली और वेरा दोनों ने एक साथ पकड़ छोड़ दी। बाहरी लोगों के सामने ये दोनों गार्डियन बीस्ट्स इतनी हिम्मत नहीं दिखाती थीं। ये देखकर गू सिंह ने अपनी शर्ट को ठीक किया, जो अभी-अभी घिस-घिस कर काफी सिकुड़ चुकी थी। फिर हल्का सा खांस कर बोला, प्लीज अंदर आइए। दरवाजा खुला और सैली अंदर आई, इज्जत से झुककर बोली, लॉर्ड गू सिंह, बेस के बाहर कोई आपसे मिलना चाहता है। ये सुनकर गू सिंह थोड़ा सा चौंक गया। कोई मुझे ढूंढ रहा है? कौन हो सकता है? सवालों के साथ वो सैली के पीछे पीछे बेस के एंट्रेंस तक पहुंच गया। उस वक्त यिंग बिंग दरवाजे के पास खड़ी थी, दरवाजे के पिलर से हल्की सी टिककर। उसके कंधे पर बैठा आइस फीनिक्स और वो अपनी पतली उंगलियों से प्यार से उसके पंखों को सहला रही थी। धूप उस पर पड़ रही थी, जैसे पूरा सीन ही शांत और खूबसूरत था। लेकिन जैसे ही गू सिंह पास आया और उसकी शक्ल ध्यान से देखी, उसकी आंखों की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। उसने देखा यिंग बिंग के हमेशा आइस ब्लू रहने वाले लंबे बाल अब आधे चमकते हुए सिल्वर वाइट हो चुके थे। इस डिस्कवरी ने गू सिंह का बिल अचानक भारी कर दिया। उसने तुरंत नजर घुमाई और यिंग बिंग के कंधे पर बैठे आइस फीनिक्स को देखा। प्रोफाउंड फ्रॉस्ट आइस फीनिक्स, लेवल एक्स्ट्राऑर्डिनरी टियर 9th, टैलेंट हाफ स्टेप मिथ, पावर 3000, कॉन्स्टिट्यूशन 3000, स्पिरिट 3000, स्पीड 3000, स्किल्स कोल्ड कोन पियर्सिंग, फ्रॉस्ट स्टॉर्म, फ्रॉस्ट रिंग इम्प्रिजनमेंट, कल्टिवेशन स्नो क्रिस्टल, स्नो लोटस, कोल्ड मैरो। एट्रीब्यूट्स पैनल देखते ही गू सिंह की भौएं अपने आप सिकुड़ गईं। उसे साफ याद था कि पिछली बार जब मिले थे, आइस फीनिक्स का टैलेंट सिर्फ लेजेंडरी 5 स्टार था, और अब हाफ स्टेप मिथ।
उसकी नज़र फिर से यिंगबिंग के आधे सफ़ेद हो चुके बालों पर गई। सिल्वर स्ट्रैंड्स का मतलब वो बहुत अच्छी तरह जानता था। विनस ब्लडलाइन गार्डियन बीस्ट्स का टैलेंट बढ़ा सकता था, पर उसकी कीमत होती थी लाइफ फोर्स। और अब जब आइस फीनिक्स हाफ स्टेप मिथ तक पहुंच चुका था, इसका मतलब था यिंगबिंग ने लगभग आधी जिंदगी कुर्बान कर दी थी। अब मैं अच्छी नहीं दिखती, है ना? यिंगबिंग ने सर झुका लिया। उसकी आवाज़ में हल्की सी बेचैनी थी। आखिर एक लड़की थी, अपीयरेंस की परवाह उसे भी होती थी। उसकी आंखों में एक पल के लिए उदासी चमकी, लेकिन फिर उसने तुरंत सर उठा लिया और अपने आप को संभाल लिया। डिवाइन सीक्रेट रेल्म जल्द ही खुलने वाला था, और लॉन्गशिया कंट्री में एक्स्ट्राऑर्डिनरी टियर के जीनियसेस वैसे भी कम थे। वो नहीं चाहती थी कि गूसिंग सब कुछ अकेले झेले। इसलिए सबके विरोध के बावजूद उसने ज़बरदस्ती अपनी ब्लड लाइन जला दी, सिर्फ इस ताकत के लिए आधी लाइफ फोर्स कुर्बान कर दी। ये सुनते ही गूसिंग ने तुरंत सर हिला दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम हमेशा खूबसूरत रही हो। ये कहते वक्त उसकी आंखों में इमोशंस का एक कॉम्प्लेक्स मिक्स था। वो थोड़ा बहुत समझ चुका था कि यिंगबिंग ने ये सब क्यों किया। ये सीधी साधी लड़की अनजाने में ही उसके लिए दोस्ती से आगे के जज्बात रखने लगी थी। इस वक्त उसके बालों में चमकती सिल्वर को देखते हुए गू सिंह ने दिल ही दिल में एक फैसला कर लिया। मिथ सीक्रेट रेल्म के सब काम निपटाने के बाद उसे हर हालत में यिंगबिंग के ब्लडलाइन इशू का हल निकालना होगा। गू सिंह की तसल्ली सुनकर यिंगबिंग का मूड साफ साफ बेटर हो गया। उसने सैली की तरफ देखा और आवाज में थोड़ी सी उम्मीद के साथ बोली, मेरे पास फिलहाल रहने के लिए कोई जगह नहीं है। क्या मैं यहाँ रह सकती हूँ? यिंग फैमिली सीक्रेट रेल्म में गू सिंह से 1.5 महीने की दूरी के दौरान शायद उसने अपने असली जज्बात समझ लिए थे। उसे बस उसके पास रहना था। चाहे थोड़ी सी मदद ही क्यों ना कर पाए, वो खुश होती। इसलिए नॉर्दर्न टेरिटरी पहुंचते ही उसने सबसे पहले गू सिंह के बारे में पूछा और बिना रुके सीधा यहाँ आ गई। यिंगबिंग की बात सुनते ही सैली जैसे होश में आई और तुरंत बोली, बिल्कुल रह सकती हैं लॉर्ड यिंगबिंग, मैं तुरंत आपके लिए जगह अरेंज करवाती हूँ। ये वो मेहमान थी जिसने कैट रेस की मदद भी की थी। ऐसे गेस्ट को नज़रअंदाज करने की हिम्मत सैली कभी नहीं करती। जल्द ही सैली के प्रॉपर अरेंजमेंट्स के साथ यिंगबिंग ने कैट रेस बेस में अपना नया ठिकाना बना लिया। मीनवाइल यूनाइटेड मिलिट्री डिपार्टमेंट के मीटिंग रूम के अंदर का माहौल काफ़ी भारी था। लॉन्ग ज़ेंगुआ, काउंसिल के फर्स्ट चेयर वेरोकैन और ब्लड कलर्ड चर्च की एम्प्रेस इज़ाबेल तीनों एक दूसरे के सामने बैठे थे। उनके पीछे उनके देशों के मोनार्क लेवल बीस्ट मास्टर्स बिल्कुल चुपचाप इज्जत से खड़े थे। कुछ देर की खामोशी के बाद लॉन्ग ज़ेंगुआ ने पहले बोलना शुरू किया। डिवाइन सीक्रेट रेल्म की इंटेलिजेंस तुम लोगों को मिल चुकी होगी, है ना? इस बार का डिवाइन सीक्रेट रेल्म पूरी ह्यूमन रेस से जुड़ा हुआ है। ये सिर्फ लॉन्गशिया कंट्री के एक फैक्शन का मामला नहीं है। इसलिए यूनाइटेड काउंसिल और ब्लड कलर्ड चर्च के साथ मिलकर काम करना यही सबसे बेहतर हल है। लॉन्ग ज़ेंगुआ की बात सुनकर वेरोकैन और इज़ाबेल दोनों ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिला दी। वेरोनिका और सिसिलिया के थ्रू वो दोनों पहले ही समझ चुके थे कि डिवाइन सीक्रेट रेल्म का मतलब क्या होता है। जब ऐसा ही है तो वेरोकैन ने शांत लेकिन सीधी आवाज़ में कहा, तो मैं भी सीधा बोलूँगा। इस बार डिवाइन सीक्रेट रेल्म ने मैं चाहता हूँ कि हम साथ मिलकर काम करें। सिटी ऑफ केओस की एलियन रेस के अलावा हाल ही में काफ़ी और एलियन रेसेस भी यहाँ पहुँच चुकी हैं। इस वक्त ह्यूमन रेस को एकजुट होकर एलियन रेसेस का सामना करना चाहिए। लॉन्ग ज़ेंगुआ के दृढ़ता भरे शब्द पूरे मीटिंग हॉल में गूंज गए। वेरोकैन और इज़ाबेल ने एक दूसरे की तरफ देखा। कुछ पल की खामोशी के बाद, काउंसिल को कोई ऐतराज़ नहीं। होली सी भी सहमत है। इज़ाबेल ने तुरंत हाँ भर दी। लेकिन इसी वक्त वेरोकैन ने अचानक बात का रुख बदल दिया। ह्यूमन रेस की यूनिटी पर मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन डिवाइन पैटर्न की ओनरशिप का क्या? उसने अपनी बात पूरी नहीं की, लेकिन रूम में मौजूद हर कोई समझ गया वो क्या कहना चाहता था।
आखिर डिवाइन सीक्रेट रेल्म कंप्लीट होने पर सिर्फ एक ही डिवाइन पैटर्न मिलता है और यहाँ 3 फैक्शंस मौजूद थे। डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल तो उठना ही था। लॉन्ग ज़ेंगुआ ने कुछ पल सोचा, फिर गंभीर आवाज में बोला, ऐसा करते हैं, डिवाइन सीक्रेट रेल्म के अंदर अगर कोई भी ह्यूमन रेस का मेंबर डिवाइन पैटर्न हासिल करता है तो रेल्म से बाहर निकलने के बाद वो उसका टेम्पररी कस्टोडियन होगा। कैसा रहेगा? आखिर जब तक डिवाइन पैटर्न ह्यूमन रेस के हाथ में है, मोनार्क से आगे की जंजीरें टूट जाएंगी। असल ओनरशिप उतनी ज़रूरी नहीं थी। ठीक है, जैसे तुम कह रहे हो। वेरोकैन के पीछे खड़े केविन ने सबसे पहले फैसला लिया। इज़ाबेल ने भी हामी सर हिला दिया। डिवाइन पैटर्न की ओनरशिप को लेकर वो पूरी तरह कॉन्फिडेंट थी। आखिर जब ब्लड एंसेस्टर खुद आगे आ रहे हों तो डिवाइन पैटर्न का होली सी के हाथ आना लगभग पक्का था। अग्रीमेंट फाइनल होता देख लॉन्ग ज़ेंगुआ खड़ा हुआ और बात समेटते हुए बोला, फिर फैसला पक्का समझो। डिवाइन सीक्रेट रेल्म कुछ ही दिनों में खुलेगा। उस वक्त मैं चाहता हूं कि सभी मोनार्क लेवल एक्सपर्ट्स मौजूद रहें ताकि रेल्म के बंद होने के बाद कोई एलियन रेस ज़बरदस्ती कब्जा ना कर सके। बिल्कुल, होली सी पूरी तरह से कोऑपरेट करेगी। इज़ाबेल ने रूम में मौजूद सब लोगों को देखा। उसकी ब्लड कलर्ड आंखों में तेज चमक थी। मीटिंग खत्म हुई और तीनों फैक्शंस अलग-अलग दिशाओं में चले गए। वेरोकन काउंसिल वापस लौटा और बिना देर किए ऑर्डर जारी कर दिया। ऑर्डर भेजो। काउंसिल के सभी टियर 9 लेजेंडरी लेवल कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट मास्टर्स को इकट्ठा करो। डिवाइन सीक्रेट रेल्म में प्रवेश के लिए तुरंत तैयार रहना चाहिए। उधर इज़ाबेल अकेली ही होली सी के अंदर एक गहरे अंधेरे चेंबर में पहुंची। उसने एक घुटने पर बैठकर बहुत इज्जत से रिपोर्ट की। ब्लड एंसेस्टर, लॉन्गशिया और काउंसिल अब ऑफिशियली हाथ मिला चुके हैं। लेकिन उसने सिर उठाया। उसकी आंखों में जुनून भरी आग जल रही थी। आपके नेतृत्व में डिवाइन पैटर्न निश्चित रूप से होली सी का ही होगा। अंधेरे के बीच एक काली रोब में लिपटा हुआ फिगर धीरे धीरे सामने आया। उससे निकलती हुई ऑरा इतनी भयानक थी कि सांस लेना मुश्किल हो जाए। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि इतनी भयंकर प्रेजेंस के बावजूद उसका सिलुएट काफी छोटा था। चौड़ी काली रोब के नीचे पतले पतले हाथ पैर बस हल्की सी झलक दिखला रहे थे। चैप्टर 110 सिर्फ ह्यूमन रेस सीधा काट डालेंगे। अगले कुछ दिनों में सिटी ऑफ केओस ने अपना नाम पूरी तरह सच कर दिखाया। शहर का माहौल दिन ब दिन और ज्यादा हंगामा खेज होता जा रहा था। जो पुरानी एलियन रेसेस पहले अंधेरों में छुपी रहती थी, अब धीरे धीरे सामने आने लगी। पूरे शहर के नीचे जैसे अंडर करंट्स बह रहे थे। शांत दिखता शहर, लेकिन अंदर ही अंदर तूफान तैयार हो रहा था। इसी दौरान गूसिंग ने यिंग बिंग को प्रोफाउंड फ्रॉस्ट आइस फीनिक्स के एवोल्यूशन के लिए चाहिए सारे मटेरियल्स की पूरी लिस्ट दिखा दी। अपनी ज़रूरत का बहाना बनाकर उसने यिंग बिंग से कहा कि ये बात अपने परिवार तक पहुंचा दे ताकि वो लोग मदद कर सकें। गूसिंग की बात सुनते ही यिंग बिंग ने ज़्यादा सोचा भी नहीं और तुरंत बोल उठी, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं अभी पापा को मैसेज भेजती हूँ, वो पूरी ताकत से ढूंढने लग जाएंगे। उसका चेहरा सीरियस था, आंखों में एक अलग ही सिंसियरिटी थी। आखिर ये उन गिने चुने रिक्वेस्ट्स में से एक था जो गूसिंग ने खुद उससे की थी और वो किसी भी कीमत पर इसे पूरा करना चाहती थी। यिंग बिंग का रिस्पॉन्स देखकर गूसिंग का मन थोड़ा शांत हुआ। ये मटेरियल्स वैसे तो रेयर थे, लेकिन यिंग फैमिली लॉन्गसिया की 4 एंशंट क्लैन्स में से एक थी। अगर तीनों एवोल्यूशन मटेरियल्स एक साथ ना भी मिले तो कम से कम 1-2 मिल जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। यिंग बिंग का काम सेट होने के बाद सैली जल्दी जल्दी अंदर आई। हाथ में इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स का एक मोटा सा बंडल था। लॉर्ड गूसिंग, लेडी यिंग बिंग, ये इंटेलिजेंस कैट रेस ने हाल ही में सिटी ऑफ केओस में आए नए एलियन रेसेस पर कलेक्ट की है। उसकी नज़र एक पल के लिए लियू ली और फे यूए पर रुकी, फिर उसने आवाज़ थोड़ी नीचे कर ली। सबसे ताकतवर एलियन रेसेस उनके जैसे ही हैं, एंजल रेस और गोस्ट रेस। एंजल रेस?
गूसिंग की भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। उसका इंस्टिंक्टिवली ध्यान लियू ली की तरफ चला गया। लियू ली का एक्सप्रेशन एक पल के लिए जम सा गया। इस दौरान वो जानबूझकर एंजल रेस से जुड़ी बातों से दूर रह रही थी। पर इसका मतलब ये नहीं था कि वो ब्लेजिंग एंजल रेस को भूल चुकी थी। बस उसकी करंट स्ट्रेंथ कम थी, इसीलिए वो उन बातों पर सोचना नहीं चाहती थी। लेकिन जैसे ही एंजल रेस का नाम सुना, उसकी आंखों में एक हल्की सी चिंता चमक गई। गूसिंग ने तुरंत उसका एहसास कर लिया और उसकी कंधे पर हल्की सी थपकी दी। ल्यूली, जब हम मोनार्क लेवल तोड़ देंगे, हम सीधा एंजल रेस के पास जाएंगे। गूसिंग की आवाज़ सुनकर लियू ली ने गहरी सांस ली और धीरे से सर हिला दिया। उसकी आंखों का बोझ थोड़ा हल्का हो गया। अभी ज्यादा सोचना बेकार था। खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना ही सबसे सही रास्ता था। लियू ली को संभालने के बाद गूसिंग ने फे युए की तरफ देखा। फे युए, क्या तुम्हारी गोस्ट रेस भी ह्यूमन रेस के डिवाइन पैटर्न में इंटरेस्टेड है? फे युए ने उलझन में सर हिला दिया। उसे खुद भी ज्यादा पता नहीं था। तभी क्विंग श्वांग बीस्ट टेमिंग स्पेस से बाहर आई और एक घुटने पर बैठकर बोली, मास्टर, इस बारे में शायद मैं कुछ जानती हूँ। गोस्ट रेस आमतौर पर अपना बेस तब तक नहीं छोड़ती जब तक कोई ऐसा खजाना ना हो जो हमारी जनजात कमी को पूरा कर सके। गोस्ट रेस की कमी? गूसिंग को तुरंत क्विंग श्वांग के एट्रीब्यूट्स याद आ गए। सच में गोस्ट रेस का स्पिरिट एट्रीब्यूट बहुत ही कम होता है। क्विंग श्वांग जैसी रेयर एग्जिस्टेंस के लिए भी स्पिरिट सिर्फ 2000 पॉइंट्स था, जो बाकी रेसेस के कंपैरिजन में काफ़ी कम था। इसका मतलब साफ था, डिवाइन सीक्रेट रील्म के अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो स्पिरिट पावर को बढ़ा सकती है। और ये बात समझते ही गूसिंग की नज़र अनजाने में वेरा की तरफ चली गई। ये छोटी सी एल्फ ऊपर से तो हमेशा केयरफ्री दिखती थी, लेकिन जब भी वो लियू ली को देखती थी, उसकी आंखों में एक पल के लिए उदासी आ जाती थी। कॉम्बैट टाइप गार्डियन बीस्ट्स में से कौन चाहेगा हमेशा स्ट्रेंथ में पीछे रहना? इसी पल गूसिंग ने फैसला कर लिया, चाहे डिवाइन सीक्रेट रील में कितनी भी भयानक लड़ाई हो, डिवाइन पैटर्न के अलावा ये स्पिरिट पावर बढ़ाने वाला ट्रेजर उसे हर हाल में चाहिए। इसी बीच गूसिंग ने देखा कि क्विंग श्वांग अभी भी एक घुटने पर बैठी हुई है। इस जिद्दी गोस्ट लड़की को देखकर उसकी आंखों में थोड़ी सी लाचारी आ गई। इतने दिन हो गए थे पर उसके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया था। क्विंग श्वांग, गूसिंग ने कहा, अब उठ जाओ, आगे से ऐसा करने की जरूरत नहीं है। एज यू कमांड मास्टर। क्विंग श्वांग बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ खड़ी हुई। गूसिंग जानता था उसकी बात शायद फिर भी बेकार गई थी, लेकिन अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया चमटा। क्विंग श्वांग, उसने पूछा, क्यों ना मैं तुम्हें कुछ कॉम्बैट टेक्निक सिखाऊं? गूशिंग के एट्रीब्यूट्स अब गार्डियन बीस्ट से कम नहीं रहे थे। अगर वो कुछ प्रॉपर कॉम्बैट टेक्निक सीख ले तो वो खुद भी एक सॉलिड फाइटिंग फोर्स बन सकता था। और वैसे भी कमांडर लेवल पर पहुंचने के बाद बीस्ट मास्टर सिर्फ सपोर्ट रोल में नहीं रहता। डोमेन अनलॉक होने के बाद बीस्ट मास्टर खुद भी काफ़ी खतरनाक कॉम्बैट स्ट्रेंथ रखता है। ऊपर से चिंग श्वांग से कॉम्बैट ट्रेनिंग लेने का एक और फ़ायदा भी था। इस गोस्ट लड़की के साथ जल्दी से डिस्टेंस कम हो जाता। गूशिंग की बात सुनते ही चिंग श्वांग ने बिना एक पल सोचे रिस्पेक्टफुली जवाब दिया, एज यू कम ऑन मास्टर। उसके लिए यह बिल्कुल सीधी बात थी। जब उसने गूशिंग को अपना मास्टर मान लिया तो जितना स्ट्रांग वो होगा उतना ही फायदा उसे खुद मिलेगा। इसलिए उसने मन ही मन फैसला कर लिया, वो अपने मास्टर को सबसे कठोर स्टैंडर्ड्स पर ट्रेन करेगी। जब गूशिंग और चिंग श्वांग की नज़रें मिली, दोनों की आंखों में हल्की सी एक्साइटमेंट थी। लेकिन अचानक गूशिंग की रीढ़ की हड्डी में ठंडी सी सरसराहट दौड़ गई। उसके दिल में एक अजीब सा अंदेशा उभरा। बस ट्रेनिंग ही तो है, ज्यादा कुछ नहीं होगा, राइट? इसी वक्त सिटी ऑफ केओस के सबसे ऊंचे पॉइंट पर दो शुद्ध सफ़ेद फिगर्स हवा के सामने खड़े थे, नीचे फैली पूरे शहर को देखते हुए। मिस मिफी, वॉर एंजल एल्डर ने संभालते हुए कहा, ह्यूमन टेरिटरी में थोड़ा लो प्रोफाइल रहना ही बेहतर होगा। लेकिन सुनहरे बालों वाली लड़की ने ठंडी सी हंसी छोड़ी।
रात की हवा ने उसके झरने जैसे बालों को उड़ा दिया और उसकी गोल्डन आंखों में सिर्फ घमंड और नफरत थी। घटिया ह्यूमंस, उन्हें हमारे बराबर रखना भी एक इंसल्ट है। एल्डर ने मन ही मन लंबी सांस ली। ये लड़की मिलर जैसी नहीं है। हाफ स्टेप मिथ लेवल जीनियस और वॉर एंजल्स के उदय से पहले भी उसे वही ट्रीटमेंट मिला था जो कभी ब्लेजिंग एंजल प्रिंसेस ल्यूली को मिलता था। इसी वजह से उसका स्वभाव इतना दबंग और अहंकारी बन गया था। फिर भी क्लैन लीडर की बेटी होने के कारण एल्डर ने संभाल कर कहा, पर मिलर की मौत शायद ह्यूमन से जुड़ी हो, इसलिए ट्रैश मर गया तो मर गया। मिफी ने बीच में ही काट दिया। उसकी आंखों में बर्फ जैसी ठंडक चमक उठी। मरते वक्त एंजल का ट्रेजर भी संभाल ना पाए, ऐसे लोग जिंदा रहने लायक नहीं होते। आप सही कह रही हैं। एल्डर ने चुपचाप माथे का ठंडा पसीना पोंछा। पूरे क्लैन में शायद यही यंग मिस थी जो बिना डरे यंग क्लैन लीडर मिलर को ऐसे ट्रैश कह सकती थी। पर सच भी तो यही था। अगर मिफी को पावर में इंटरेस्ट होता तो अगला क्लैन लीडर मिलर नहीं, ये खुद होती। घोस्ट रेस की इंटेंशंस क्लियर हुए। बिजनेस पर आते ही एल्डर सीधा हो गया। जी हाँ, उसने गंभीर आवाज में कहा, उनके ऑब्जेक्टिव्स हमसे कॉन्फ्लिक्ट में नहीं है। इस बार गोस्ट रेस का टारगेट है सोल नर्चरिंग पूल, जो डिवाइन सीक्रेट रेल्म के अंदर है। अच्छा, मिफी के चेहरे की ठंडक थोड़ी कम हुई। आखिर गोस्ट रेस भी एंजल्स के साथ गिनी जाने वाली एक एंशिएंट और पावरफुल रेस है। उनका गोल अलग है, तो मुझे भी अपना टारगेट क्लियर रखना होगा। डिवाइन सीक्रेट रेल्म के अंदर अल्टीमेट फायर मुझे ही चाहिए। अल्टीमेट फायर का नाम लेते ही मिफी की आंखों में लालच और जुनून चमक उठा। ब्लेजिंग एंजल्स के पास जन्मजात ट्रू फायर ब्लडलाइन होती है, लेकिन वॉर एंजल्स के पास कुछ भी नहीं। यही जन्मजात कमी हमेशा वॉर एंजल्स को पीछे रखती आई है। ब्लेजिंग एंजल्स अब हिस्ट्री बन चुके हैं, लेकिन उस सुनहरी आग की बेइज्जती मिफी कभी नहीं भूली। अगर उसने अल्टीमेट फायर पा लिया तो न सिर्फ वो अपनी शर्म मिटा सकती है, बल्कि शायद वो ट्रू मिथ लेवल टैलेंट तक भी पहुंच जाए। अब सब कुछ तैयार है, बस ह्यूमन रेस के डिवाइन सीक्रेट रेल्म के खुलने का इंतजार है। चलो। मिफी के शब्द सुनते ही एल्डर को लगा जैसे सर से पहाड़ हट गया हो। इस छोटे से वक्त में ही कई मोनार्क लेवल स्पिरिचुअल स्कैन्स इस जगह से गुजर चुके थे। अगर उसने मोनार्क पीक पावर से कंसील न किया होता तो वो पकड़े जाते। जाने से पहले एल्डर थोड़ा हिचकिचा और बोला, मिस, क्या हमें मिलर की मौत का सच जांचना चाहिए? जरूरत नहीं, मिफी ने हंसी उड़ा दी और अचानक उसके पर फैल गए। जैसे ही मेरे पिता के पास वक्त आएगा, ये घटिया ह्यूमंस सीधा काट डाले जाएंगे। एज यू कमांड, मिस।